अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान राना सलमान और वेलकम करते हैं आपको एक नई सुबह में रोही एट 10। नाज़रीन, जनूबी पंजाब की हालत जो है वो अब इस वक्त संगीन सूरत हाल इख्तियार कर रही है। ख़ास तौर पे बात करेंगे सैलाब के हवाले से, क्योंकि सैलाब जो है वो अब जनूबी पंजाब में उसे दाखिल हुए आज 2 दिन हो चुके हैं और एक बड़ा रेला जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह मुल्तान से तो गुज़र चुका है, मगर अभी भी जो हम देख रहे हैं कि पानी जो है वो इस वक्त कई ऐसी जगहों पर दाखिल हो चुका है जहां पर लोगों की फसलें खड़ी थीं, जहां पर लोगों के घर हुआ करते थे, वो अब पानी के अंदर डूब चुके हैं। और उम्मीद करते हैं कि अल्लाह पाक इस बड़ी आफत से हमें बचाएगा। वहीं देख रहे हैं हम कि इंतज़ामिया और हमारे जो इदारे हैं वो बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं कि नुकसान जो है वो कम से कम हो, क्योंकि पानी को आप रोक नहीं सकते। नुकसान अगर हम ये सोचें कि जी इंतज़ामिया या हुकूमत जो है वो इक़दामात को मज़ीद तेज़ी लाकर जो है वो नुकसानात को रोक सकती है, तो याद रखिएगा कि पानी अपना रास्ता खुद बनाता है। आप नुकसानात को रोक नहीं सकते, अलबत्ता उसे कम ज़रूर कर सकते हैं, और कम करने के लिए एक बेहतरीन हिकमत अमली चाहिए होती है जो कि इस वक्त हुकूमत ने अपनाई हुई है। और हम जो सुन रहे थे कि मुल्तान शहर में एक 10 लाख क्यूसिक से ज़्यादा का रेला जो है एक्सपेक्टेड था कि चनाब के अंदर आएगा, मगर अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक वो चीज़ हमें नज़र नहीं आई, क्योंकि पीछे से ही जो है हुकूमत की एक ऐसी ज़बरदस्त पॉलिसी रही जिसके तहत जो सैलाबी रेला था उसके जो बहाव है और उसकी जो मिकदार है उसमें कमी आना शुरू हुई, और मुल्तान तक हमने ये देखा कि कल जो है वो 5,16,000 क्यूसिक का रेला जो था वो मुल्तान में एंटर हुआ था। अच्छा, इसी के साथ साथ हम ये भी देख रहे हैं कि इस वक्त जहाँ पर इदारे मुतहर्रिक हैं और दिन रात कोशिश कर रहे हैं, तो वहाँ पर जो लोग काम कर रहे हैं, जो हमारी खिदमत कर रहे हैं, उनको भी खराज तहसीन पेश करना ज़रूरी बनता है, क्योंकि वो 24 घंटे इस वक्त वहाँ पर डिप्लॉयड हैं। ख़ास तौर पे बात करेंगे हम अपनी पुलिस की, और उसके साथ साथ रेस्क्यू जो 1122 है उनके अहलकारों की, कि वो बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं। 24 घंटे जो है वो हमारी खिदमत के लिए वहाँ पर मौजूद हैं, और हम उनको शुक्रिया अदा करते हैं इन इदारों को कि उनकी मेहरबानी से और उनके जोश और जज्बे से अपनी जो वो खिदमात पेश करें, अपनी जानों को जोखिम में डालकर हमारे लिए जो है वो मदद कर रहे हैं, तो उनको मैं सलाम पेश करता हूँ। इसी के साथ साथ हम ये भी देख रहे हैं कि सियासतदान जो हैं वो भी, उनका भी अब आना, विज़िट करना जो है वो शुरू हो चुका है। ख़ास तौर पर मुल्तान में आज की बात करें तो एक्सपेक्टेड है कि हमारी मोहतरमा वज़ीर आला मरीम नवाज़ साहिबा जो हैं वो सैलाबी इलाकों का दौरा करेंगी। तो इसके हवाले से हम अपडेट जो है रोही आपको देता है, और इस वक्त मैराथन ट्रांसमिशन जो है वो हमारी वो भी चल रही है। हम लाइव कवरेजेस भी दे रहे हैं आपको, लम्हा व लम्हा आपको आगाह भी कर रहे हैं, और 24 घंटे जो है वो अब हमारे रिपोर्टर्स जो हैं वो फील्ड में मौजूद हैं। फिर चाहे रात के 2 बज रहे हों, सुबह के 5 बज रहे हों, दोपहर के 12 बज रहे हों या 3 बज रहे हों, हर बुलेटिन में जो मुयस्सर अपडेट है और मौजूदा सूरत हाल है उससे लाइव अपडेट जो है वो रोही आपको कर रहा है। और इसी के साथ साथ आज हम अपने प्रोग्राम का जो आगाज़ कर रहे हैं, हमारे साथ मैं आपको अपने गेस्ट जो हैं उनका इंट्रोडक्शन देता चलूँ कि इस वक्त मेरे साथ रोही के रिपोर्टर जो है वो मौजूद है शकील सुल्तान। शकील, आपको वेलकम करते हैं अपने शो में। और दूसरे जो मेरे गेस्ट हैं वो क्रिप्टो करेंसी के एक्सपर्ट एंड फाइनेंस प्रोफेशनल हैं, CEO चेयरमैन परफेक्टो ग्रुप के सैयद अरसलान अब्बास साहब। सर, आपको भी वेलकम करते हैं अपने शो में। थैंक यू। शकील, आपसे शुरू करते हैं। क्या है इस वक्त मौजूदा सूरत हाल, जो आप, क्योंकि रात भी मेरे ख्याल से गालिबन 3 बजे तक जो है वो स्पॉट पर ही थे, तो इस वक्त सैलाबी सूरत हाल क्या है? अच्छा, सैलाबी सूरत हाल इस वक्त मुल्तान में अभी टली नहीं है, ख़तरनाक होती जा रही है। वो आपने ठीक कहा कि जो एक्सपेक्टेड रेला था इन दिनों हम देख रहे थे वो भी उस तरह से एंटर नहीं हुआ जिस तरह हम सोच रहे थे कि 10 लाख का रेला इकट्ठा मुल्तान में दाखिल होगा। नो डाउट हम काफ़ी जगहों पे पानी को फैलाया भी गया, लेकिन एक बात जो की कि रोही और टीवी जितना मीडिया है वो मौसर अपडेट दे रहे हैं। मैं पहले इस पर बात कर लूँ। इस वक्त लोगों में सबसे ज़्यादा बेचैनी जो फैलाई जा रही है वो सोशल मीडिया जर्नलिस्ट फैला रहे हैं, जो घर बैठे हैं, जो अभी तक ना फ्लड साइड पर गए हैं, ना जिनका ऑफिशियल्स के साथ रब्ता है,
वो सिर्फ़ और सिर्फ चलती अफवाह को सुना, पोस्ट किया और शेयर। सबसे ज़्यादा गलत खबर वो फैला रहे हैं। इस वक्त भी लोगों को अगर कोई सही अपडेट दे रहा है तो वो टीवी है। हम टीवी के लोग बिना ऑफिशियल्स के साथ डिटेल्स लिए हम कोई ख़बर नहीं दे सकते। हमने जो खबर देनी है हमने ऑफिशियल से डिटेल लेनी है, कितना पानी गुजर रहा है, कब आएगा, कितना एक्सपेक्टेड है, नुकसान कितना हो रहा है, इनखला कितना करवा लिया गया है, कौन क्या ड्यूटी दे रहा है। फिर हम खुद ग्राउंड पर जाते हैं, कहाँ कमी कहाँ है, उसको पूरा कैसे किया जा सकता है, उसका नुकसान क्या हो रहा है। ये सारी चीज़ें इस वक्त टीवी का बंदा सही खबर दे रहा है। सोशल मीडिया के लोगों ने तबाही फैला रखी है, सैलाब से ज़्यादा तबाही सोशल मीडिया के लोगों ने फैला रखी है। तो जो हमारे नाज़रीन हैं वो टीवी देखें और टीवी वालों की खबरों पर यकीन करें, क्योंकि टीवी इस वक्त वाहिद है जो आप ग्राउंड पे जाके काम कर रहे हैं। अब रात को 3 बजे फ्लड साइट पे हम टीवी वाले खड़े थे, सोशल मीडिया वाले नहीं थे। सोशल मीडिया वाले घर जाके सो गए, उन्होंने सुबह उठ के देखा। अच्छा, मेरे ख्याल से सोशल मीडिया वालों को इजाज़त भी नहीं है वहाँ पे अब इस वक्त सिचुएशन है। सारे टिकटॉकर्स, सारे इन्फ्लुएंसर्स सारे वहाँ भाग रहे हैं, ठीक है। लेकिन अब रात देखें, हम वहाँ खड़े हुए 6 बजे मैंने कवरेज स्टार्ट की और मैं 2 बजे तक 3 बजे तक वहाँ मौजूद हुए। उस दौरान रात को कई फैसले, कमिश्नर्स पहुँचे, आर्मी पहुँची और पानी की सतह भी बुलंद हुई। हम वहाँ हर लम्हा अपडेट कर रहे थे। सोशल मीडिया का जो जर्नलिस्ट है उसने सुबह दिन की रोशनी में भागना है, ठीक है, और जो चलती खबर उसको मिलनी है उसने सोशल मीडिया पर बड़े ही स्पाइसी थंबनेल के साथ लगा देनी है, ठीक है। तो टीवी नो डाउट इस वक्त बहुत अहम किरदार अदा कर रहा है और स्पेशली रोही की बहुत बड़ी टीम फ्लड कवरेज पर लगी हुई है। हर तहसील में, हर बड़े ज़िले में, हर बड़ी डिवीज़न में रोही की टीम जो है वो काम कर रही है। अब आते हैं इस वक्त एक्चुअल सिचुएशन क्या है मुल्तान में। रोही की आप बात कर रहे थे, मैं आपको ये बता दूं कि शकील, हमारे जो इस वक्त तकरीबन 6 रिपोर्टर्स जो हैं वो सिर्फ फ्लड की जगह पर मौजूद हैं, मुख्तलिफ, तो इससे बड़ी टीम नहीं है। हाँ। अभी तक जनूबी पंजाब में अगर देखा जाए, सिर्फ मुल्तान की बात कर रहा हूँ, दूसरे अजला की नहीं, दूसरे अजला में भी हमारी टीम्स मौजूद हैं। बहावलपुर हो गया, इसी तरीके से डीजी खान हो गया, मगर मुल्तान के हवाले से बात करें तो 6 रिपोर्टर्स जो हैं वो इस वक्त सिर्फ दिन में वो इस वक्त उस जगह पर मौजूद हैं जहां पर सैलाब आया हुआ है। और इसी तरीके से फिर 3 से 4 रिपोर्टर्स जो हैं वो रात तक अपनी ड्यूटियां दे रहे हैं और आवाम को जो है वो लम्हा ब लम्हा जो है वो अपडेट कर रहे हैं। नो डाउट, आप देख लें, मैंने सोशल मीडिया पर कुछ दिन पहले पोस्ट भी की। मैंने कहा जब भी मुश्किल वक्त आता है, जंग हो, कोई दहशतगर्दी हो गई है, कहीं कोई एहतजाज हो गए हैं, खुशी है का मौका है, गम का मौका है, जो भी हो, फ्रंट लाइन पे इन्हीं लोगों को लड़ना पड़ता है जिनके साथ आप नफरत कर रहे होते हैं। आर्मी है, पुलिस है, डॉक्टर्स हैं, मीडिया है, फील्ड अफसरान है, यही वो लोग हैं जो अपनी जान हथेली पे रख के भाग रहे होते हैं, ठीक है। हम देख रहे हैं ग्राउंड में ना ये सारी चीज़ें, तो इन्हीं लोगों को ही लड़ना पड़ता है और यही काम कर रहे हैं। तो इन दिनों सबकी 3-3 शिफ्ट्स हो चुकी हैं, पुलिस, डॉक्टर्स, मीडिया, हम अपनी इस चीज़ हमारे सामने है, 3-3 शिफ्ट्स में लोग काम कर रहे हैं और यही लोग जो है वो बचा भी रहे हैं और आप तक सही मालूमात भी दे रहे हैं। नो डाउट इस टाइम ऐसे मौके पर इन इदारों का जो किरदार है वो मुस्बत किरदार है, वो भी सामने लाना चाहिए। लेकिन मैंने देखा काफ़ी लोग इस मतलब हम जो बात कर रहे हैं इस वक्त, इस चीज़ को ये समझते हैं कि नहीं भाई ऐसे ये ज़रूरी नहीं है, बड़े नुकसान हो रहे हैं, इंतज़ामिया ये कर रही है, लोग इदारे जो है बड़े गफलत में हैं। यार हम ग्राउंड पर मौजूद हैं, चीज़ों को देख रहे हैं। एक कमिश्नर की आप एक दिन का शेड्यूल देख रहे हैं, एक MNA के एक दिन का शेड्यूल देखने एक आम बंदा देखकर हैरान हो जाएगा। मैं कमिश्नर को देखकर हैरान हूँ, DC को देखकर हैरान हूँ, इवन CPO को देखकर हैरान हूँ कि वो अपने दफ्तरों में नहीं आ रहे, कि सिर्फ इसी वजह से क्या उनके पास पूरा मुल्तान जिला और कमिश्नर के पास तो पूरा डिवीजन है। और मैं कमिश्नर साहब की एक चीज देख रहा था कि वो उनका 1 घंटा जो है वो क्या था, कभी कबीर वाला, ठीक है, अगला घंटा उनका जलालपुर, उसका अगला घंटा वो मुजफ्फरगढ़ के पास भी पहुंचे हुए हैं, फिर मुल्तान के मजाफाती इलाकों में भी पहुंचे हुए। अब देही इलाकों के अंदर शकील कम से कम मेरे ख्याल से 25-25, 30-30 किलोमीटर वो शख्स अंदर गया हुआ कमिश्नर। नो डाउट इस टाइम मुश्किल वक्त है, ठीक है, हमें साथ देना चाहिए इदारों का। तनकीद है, ठीक है, मसाइल जहाँ हैं वहाँ तनकीद भी करें ताकि मसाइल हल हों, इस्लाही तनकीद करें। लेकिन इस टाइम हर इदारा जो है वो बड़ी जानफशानी से काम कर रहा है और हमें उसको एक्सेप्ट भी करना चाहिए। चलें, अच्छा सैयद साहब ये बताइएगा कि करेंसी के हवाले से, क्योंकि आजकल सबसे ज़्यादा ट्रेंड जो है वो क्रिप्टो का चल रहा है। अब जिस तरीके से जाहिर सी बात है देहाती इलाकों में नुकसानात भी बहुत ज़्यादा हुए हैं लोगों के, अब उनको रिकवर भी करना है, तो एक तो क्रिप्टो करेंसी किस तरीके से हेल्प आउट कर सकती है और आपने इसको अपनी पढ़ाई के लिए, तहकीक के लिए मुंतखब क्यों किया था?
अच्छा, बेसिकली उसकी रीज़न ये है कि मेरा फाइनेंस से बैकग्राउंड है। मैं मल्टीपल अक्रॉस द वर्ल्ड चार्टर्ड बॉडीज़ जो हैं उनका मेंबर हूँ। सीजीएम में हूँ, चार्टर्ड ग्लोबल मैनेजमेंट अकाउंटेंट, यानी कि समझें कि ऑल ओवर द वर्ल्ड इसी फील्ड से मेरा काम है। तो मैं ख़ुद एज आ इन्वेस्टर 2017 में मुझे पता लगा, मैं उस टाइम पे यूके में था, तो क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड जब मैं उसमें एज आ इन्वेस्टर ट्रेड कर रहा था तो बहुत सारे मुझे उसमें टैक्स रेगुलेशन या जनरल रेगुलेशन के हवाले से कह लें गैप्स नज़र आए, जिसकी वजह से एज आ इन्वेस्टर मुझे उसका नुकसान हुआ। तो वो मेरी मोटिवेशन बनी मेरी पीएचडी को परसू करने में। तो मेरी पीएचडी जो कि रिसर्च ऑलमोस्ट एंड होने वाली है, वो इसी रेगुलेशन के ऊपर है, क्रिप्टो करेंसी के। तो बेसिकली ये थोड़ा सा बैकग्राउंड है। क्रिप्टो करेंसी आपने पूछा कि कैसे हेल्प आउट कर सकती है। कोई भी इमर्जिंग मार्केट हो वो डेफिनेटली फ़ायदा देती है, जैसे कि स्टॉक मार्केट है। अब क्रिप्टो चूँकि एक चेंज होता हुआ फाइनेंशियल सिस्टम है, तो उसमें जो वॉलेटिलिटी है, जिसको हम कहते हैं प्राइस एप्रिसिएशन, वो बहुत ज़्यादा है। कोई भी नई चीज़ आती है तो वो कहते हैं ना, नई आएगी या वो छा जाएगी या वो रह जाएगी। लेकिन क्रिप्टो ने प्रूव कर दिया है फ्रॉम 2009 से लेकर अब तक ईयर ऑन ईयर अबाउट 300% रिटर्न, अगर क्यूमुलेटिव हम बात करें तो 300% रिटर्न पर ईयर दिया है उसने। आप किसी और एसेट को उठा के देख लें आज तक, चाहे गोल्ड है या कोई और एसेट है, उसने इतना रिटर्न कभी भी नहीं दिया। तो जो भी लोग मतलब फाइनेंशियली अपने आप को थोड़ा सा इम्प्रूव करना चाह रहे हैं, तो मैं डेफिनेटली रिकमेंड करता हूँ कि अच्छी एसेट क्लास है। जैसे हम स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं तो उससे ज़्यादा अच्छे रिटर्न हमें क्रिप्टो में मिल जाते हैं। अच्छा, एक कॉलर हमारे साथ लाइन पर मौजूद है जी। कौन और कहाँ से? जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अशफाक अहमद कर रहा हूँ मुजफ्फरगढ़ से। जी जी इशफाक साहब, क्या कहेंगे? जी, सबसे पहले तो मैं रोही का शुक्रिया अदा करूँगा, जिस तरह आप कवरेज कर रहे हैं सैलाब की, बहुत अच्छी खबरें दे रहे हैं और गाय बगाए पब्लिक को आप आगाह कर रहे हैं और आपकी आगाही बहुत अच्छी है सर, बहुत प्रोग्राम शुक्रिया आपका बहुत अच्छा होता है। खासतौर पर आपका प्रोग्राम बनाम सरकार भी मैं देखता रहता हूँ, बहुत अच्छी आप कवरेज करते हैं सर। तो मैं आपके चैनल के वसीले से ये कहना चाहूँगा, सोशल मीडिया पर जो खबरें फैलाई जा रही हैं गलत किस्म की, जैसे वो घर में बैठे, भाई साहब ये सही कह रहे थे, ये घर में बैठे बैठे उंगलियां चलाते रहते हैं और खाम लोगों को परेशान करते हैं। बंद टूट गया जी, ये हो गया वो हो गया, सिर्फ अपने वो जो है ना अपने बढ़ाने के लिए, अपनी एडवर्टाइज करने के लिए इस तरह की गलत हरकत करते हैं। तो मैं उनको आज ये आपके चैनल के वसीले से पैगाम दूंगा, खुदारा ऐसी हरकत ना करें। लोग पहले ही परेशान हैं, फिर आप उन्हें परेशान करते, इससे आपको क्या मिलता है? मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि खुदा सर बहुत शुक्रिया, बहुत ज़बरदस्त बात की है कि क्या मिलता है गलत खबरें फैलाकर, क्योंकि और ज़्यादा पैनिक सिचुएशन और लोग मज़ीद जो है परेशान होते हैं, क्योंकि लोग पहले ही परेशान फिर रहे हैं कि पता नहीं आगे उनके शहर का या उनके प्यारे जो जहाँ वे रहते हैं उनका क्या बनेगा, या उनकी ज़मीनें वहाँ पर मौजूद हैं, या उनके जानवर, खेत, जो सब्जियाँ हैं, या फिर जो उनकी फसलें हैं उनका क्या बनेगा। तो लोग इस तरीके से ज़रा इज्तनाब करें, ऑथेंटिक खबरें जो हैं वो शेयर करें। वक्त तो एक ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। हम बात कर रहे थे सैलाब के ऊपर भी और क्रिप्टो करेंसी के ऊपर भी। तो शकील, ये बताओ कि अभी तक कितना क्यूसिक रेला जो है वो मुल्तान पहुंच चुका है, राइट इन्फॉर्मेशन क्या है? और हम ये भी देख रहे हैं कि शायद मरियम नवाज़ साहिबा भी जो है वो विज़िट करेंगी, तो क्या है इस बारे में इन्फॉर्मेशन के मौजूदा सूरत हाल क्या है? अच्छा, इस वक्त मौजूदा जो इंतज़ामिया की सूरत हाल की बात करूँ तो सबकी दौड़ें लगी हुई हैं, क्योंकि मरियम नवाज़ का विज़िट है और उसके विज़िट को लेकर तमाम इंतज़ामिया जो है अभी वो इक़दामात कर रही हैं जो मरियम को खुश कर सकें। ठीक है। अच्छा, मेरे ख्याल से अभी मुझे पता चला है कि जी मरियम नवाज़ साहिबा जो हैं जी वो पहुंच चुकी हैं जी, और इस वक्त वो हेड मोहम्मद वाला पर मौजूद हैं, और मेरे ख्याल से गालिबन तमाम मीडिया कवरेज से जो है वो भी रोक दिया गया, क्योंकि वहाँ पर सरकारी मीडिया ही होगा, करवाती हैं। अच्छा। प्राइवेट मीडिया कवरेज करती हैं। ये मरियम नवाज़ का बड़ा, इसको हम तनकीद कर लें या नहीं कहें, वो जब से वज़ीर आला बनी है वो कहीं भी जाती हैं वो प्राइवेट मीडिया को 1 किलोमीटर दूर खड़ा करवा देती हैं। शायद तनकीद नहीं वो सह पाती, लेकिन खैर उनके विज़िट से एक चीज़ बेहतरी भी आएगी। मैं कल लाइव पे था तो मरियम नवाज़ की जो वीडियो कॉल चल रही थी डिप्टी कमिश्नर्स के साथ, वो मैं सुन रहा था
बड़ी अच्छी हदायत दे रही थी कि बच्चों को खाना कौन सा देना है, ख़वातीन को कैसे डील करना है, और सहूलियात दें, कंजूसी कहीं नहीं करनी, बजट की ज़रूरत है वो लें। तो बड़ा अच्छा डिप्टी कमिश्नर्स को गाइड कर रही थी कि आप सैलाब मुतासरीन को किस तरह से डील करें। और उसके साथ साथ एक और चीज़ हमने देखी है कि वो जितने भी ब्यूरोक्रेट्स हैं उनको उन्होंने बड़ा सख्ती के साथ रोज़ाना की बुनियाद पर लाइन पे लिया होता है, और उनकी जितनी भी परफॉर्मेंस है कि उसके उनके ज़िले में क्या क्या एक्टिविटीज़ चल रही हैं उसको मॉनिटर भी कर रही हैं, क्योंकि ऊपर जो लीडर बैठा है अगर वो हर लम्हा अपडेट लेता रहेगा, जहाँ कमी होगी, कहीं से शिकायत होगी, उसको फौरी नोटिस मिलेगा, हल करवाएगा। चलें, ये भी अच्छी बात है, ये होना चाहिए। अच्छा अरसान साहब, ये बताइएगा कि क्रिप्टो करेंसी में दिलचस्पी क्यों होनी चाहिए? क्योंकि अब जिस तरीके से सैलाब आया हुआ है, लोगों के नुकसान हुए, तो मैं एज अ बिज़नेस एंटरप्रेन्योर करके सोच सकता हूँ कि अगर लोग क्रिप्टो में आ जाएं तो क्या जो उनका नुकसान हुआ वो पूरा करवा सकेंगे, वो अपना पूरा कर सकेंगे इस बारे में? अच्छा देखें, ब्रेक से पहले भी हम ये बात कर रहे थे। एक्चुअली एक जो क्विक गेन वाला कंसेप्ट है ना, क्रिप्टो से लिंक करता हुआ, मैं हमेशा उसकी नफ़ी करता हूँ। ठीक है, वो हम उसको गैम्बलिंग कह सकते हैं, जिसको बेसिकली अगर सोफिस्टिकेटेड लफ्ज़ में बोलें स्पेकुलेशन कहेंगे, कि हम मौके का फ़ायदा उठाना चाहते हैं कि मार्केट में क्रिप्टो की प्राइसेस जा रही हैं, लोगों बगैर रिसर्च किए, बगैर देखे उन्होंने आके उसमें इन्वेस्ट कर दिया। तो वो तो कोई भी एसेट क्लास हो, चाहे इवन गोल्ड भी आपने सुना बढ़ रहा है, आपने ख़रीदा उस टाइम पे नहीं बढ़ा, तो मतलब आप उसको टाइमिंग नहीं कर सकते मार्केट को। तो स्पेशली ये कहना कि मैं 3 महीने में 5 महीने में उससे पैसे बना लूँगा, ये कंसेप्ट थोड़ा सा मुझे गलत लगता है, मैं हमेशा इसकी नफ़ी करता हूँ। अलबत्ता अगर हम इसको मीडियम टू लॉन्ग टर्म के अंदर अगर देखें, मैं हमेशा सब लोगों को ये मशवरा देता हूँ जो क्रिप्टो से रिलेटेड नहीं है बट उसमें इन्वेस्ट करके पैसे बनाना चाह रहे हैं, कि आप एज अ कमेटी डाल लें। या तो आपके पास बहुत ज़्यादा फंड्स हैं, लाइक मिलियंस ऑफ डॉलर्स हैं, फिर तो आप डायरेक्टली बिटकॉइन ख़रीदें और उसको 3 साल के लिए 5 साल के लिए होल्ड कर लें। अदरवाइज़ जो एक नॉर्मल वर्किंग क्लास है हमारी, आप उसको कमेटी की तरह समझें। जैसे हम कमेटी में 5,000, 10,000, 20,000 रुपये महीना डालते हैं, आप वो अमाउंट मुख्तस करके हर महीने उसमें इन्वेस्ट करते रहें अगले 3 से 5 साल के लिए। तो जब आप 3 साल का टारगेट लेके चलेंगे तो एक कमेटी जो आपकी 5,000 रुपये महीना आपने डाली हुई 3 साल, आप ये बता रहे हैं कि फ्यूचर प्रोडिक्शन में डाल दें? आप मतलब उसको टाइम होरिजन जो है शॉर्ट टर्म मत लेके चलें, ठीक है, मीडियम से लॉन्ग टर्म लेके चलें। 3 से 5 साल का आप अपना टारगेट रखें कि मैं रिटर्न अपना लूँगा। अब बीच में अगर मार्केट की टाइमिंग ऐसी, क्योंकि अब ये बड़ी लंबी डिस्कशन है, बिटकॉइन हमारी क्रिप्टो मार्केट में साइकिल्स कहलाते हैं, 4 साल का साइकिल होता है जो कि बिटकॉइन हाल्विंग के इवेंट के आसपास लिंक करता है, जिसमें मार्केट बुल रन में जारी होती है। तो हमारे पास ज़्यादातर जो इन्फॉर्मेशन मीडिया या इधर उधर आती है वो उस रन के दौरान आती है, बुल रन के दौरान। तो लोग ये समझते हैं कि करेंसी ऊपर जा रही हैं, वो पैसे डालते हैं और उसी टाइम पे वो पीक हुआ होता है और उनको नुकसान होना शुरू हो जाता है, तो वो बेच के निकल जाते हैं। बट अगर वो उसमें होल्ड करें 3 से 4 साल, तो मार्केट ना सिर्फ रिकवर करती है बल्कि एक्स्ट्रा प्रॉफिट दे के जाती है। अच्छा, इसी के साथ साथ ये बताएं कि आपने ये मुख्तलिफ ममालिक जो हैं तहकीक के हवाले से आपने उसमें चैलेंजेस देखे, अब ये बताएं कि वो कौन कौन से ममालिक थे और वो क्यों सिलेक्ट किए गए? अच्छा, बेसिकली सबसे पहले जैसे अमेरिका, चूँकि फाइनेंशियल लीडर अपने आप को कहते हैं, उनकी पॉलिसीज़, अमेरिका, यूएई, मलेशिया एंड पाकिस्तान। अब बेसिक जो मेरी रिसर्च थी वो अमेरिका, यूएई और मलेशिया के ऊपर थी, क्योंकि अमेरिका में लॉज थोड़े सोफिस्टिकेटेड कम्प्रीहेंसिवली आ रहे हैं, किसी हद तक आ चुके हैं, लेकिन स्पेशली आगे चल के मेरे ख्याल है अगर आप देखेंगे, सवाल कोई करेंगे, सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजेस होती हैं, तो डिसेंट्रलाइज से रिलेटेड उनके पास अभी तक कोई लॉज नहीं है, बट सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस से मुतालिक है। डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजेस क्या होती हैं? 2 कंसेप्ट हैं क्रिप्टो करेंसी के अंदर। सेंट्रलाइज एक्सचेंज ये है जैसे कि हम एग्जांपल बाइनेंस कह लें, जिसमें एक सेंट्रल बॉडी है जो कि उसको गवर्न करती है, ठीक है। तो वो बड़ा आसान है कि वो अपना यूज़र का डाटा गवर्नमेंट को सप्लाई कर देती है। डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज एक सॉफ्टवेयर है जो कि वॉलेट टू वॉलेट ट्रांजैक्शन करते हैं, उसका जो ऑनर है वो डाओ कहलाती है, डिसेंट्रलाइज ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन। बेसिकली क्या है कि जैसे हम कहते हैं ना कि एनजीओ है, उसके मेंबर्स जो हैं वही उसको ओन कर रहे हैं, तो ऐसे जो टोकन होल्डर्स हैं वही उस सॉफ्टवेयर को ओन करते हैं। अब उसमें कोई सेंट्रल बॉडी नहीं है जो कि ये डाटा रिपोर्टिंग कर सके, तो जो तो फिर मेरे ख्याल से जो डिसेंट्रलाइज लोग हैं जो ये जिस पर काम कर रहे होंगे, वो तो लूटने का भी उन्हें खतरा ज़्यादा होगा, क्योंकि उसकी गवर्निंग बॉडी तो वही होगा जिसने वो ऐप बनाई होगी या फिर वो जो कंट्रोल कर रहा होगा। नहीं, थोड़ा सा इसमें ये है कि चूंकि ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी भी बनी हुई है, तो ये एक सेंट्रलाइज बॉडी से कहीं ज़्यादा सेफ़ है।
डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजेस या डिसेंट्रलाइज सिस्टम जो हैं, देखें कोई भी नई टेक्नोलॉजी अगर उसमें फॉल्ट है, फ्लॉ है, अब ऐसे कई मतलब एक्सचेंजेस हैं जैसे कि आवे हो गया या बहुत सारी हैं, उसमें कई दफ़ा स्कैमिंग और लीकिंग होती है, लेकिन वो ऐसे नहीं होती कि वो ऑनर ने खुद कर लिया। बेसिकली उसको मैनिपुलेट कैसे करते हैं, अब सेंट्रलाइज एक्सचेंज के अंदर बायर और सेलर की लिक्विडिटी दी जाती है, क्योंकि ट्रांजैक्शन जो होनी है वो बायर और सेलर में होनी है, ठीक है। अब क्या होना है कि आपने मिसाल के तौर पे $10 मिलियन बायर ने अपना डाल दिया, 10 मिलियन डाल दिया सेलर ने, वो एक दूसरे से ख़रीदो फरोख्त कर रहे हैं। तो उसमें जो फिर शातिर हज़रात हैं वो क्या करते हैं, वो आते हैं, वो सडन किसी साइड की लिक्विडिटी बढ़ा देते हैं प्राइस को मैनिपुलेट करने के लिए। अब सेंट्रल बॉडी तो है नहीं जो उसको रोक ले, मैनिपुलेशन को रोक ले। तो वो इस तरह के एक दो वाक़या ज़रूर हुए हैं इसके अंदर, लेकिन एज सच लीकेज वाला कोई उसमें कंसेप्ट नहीं आया। अच्छा, इसके साथ ये बताएं कि अब अगर क्रिप्टो करेंसी को बंदे ने स्टार्ट करना है जी, तो कौन से चैलेंजेस उसको फेस करने पड़ सकते हैं? सबसे पहला चैलेंज तो पाकिस्तान में रेगुलेशन का है कि क्योंकि आपने क्रिप्टो में इन्वेस्टमेंट करनी है तो पहले आपने जो हमारी फ़ियत करेंसी है, जो पाकिस्तानी रुपए हैं, उसको आपने डिजिटल डॉलर में कन्वर्ट करना है। अच्छा, इसके ऊपर मज़ीद बात करेंगे, वक्त हुआ एक ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। हम क्रिप्टो के हवाले से सर बात कर रहे थे, कंटिन्यू कीजिएगा वहीं से। तो बेसिकली चैलेंजेस की हम बात कर रहे थे क्रिप्टो से रिलेटेड। तो पाकिस्तानी रुपए को हमने डिजिटल डॉलर में कन्वर्ट करना है, फिर किसी भी सेंट्रलाइज एक्सचेंज का इंतखाब करना है, जैसे कि लोग बाइनेंस को ज़्यादा प्रेफर करते हैं, उसके ऊपर हमें पैसे डालने हैं ताकि हम उसको डिजिटल डॉलर मिलेंगे कहाँ से आवाम को? अब जो दरमियान में लोग होते हैं वो कहते हैं जी कि ये मैं आपको खरीदवा देता हूँ, मैं आपको परचेज़ करवा देता हूँ। पता चलता है कि जब वो अकाउंट में ट्रांजैक्शन होती है और या हम उसके अकाउंट में पैसे जमा कराते हैं तो वो आगे बंदा खुद डिफ़ॉल्टर होता है या फिर कोई स्कैमर होता है। तो अब हमें कोई एक सही किस्म का प्लेटफॉर्म नहीं पता, जिस तरह मनी एक्सचेंजर्स जिसे हम कह लेते हैं, उनके पास तो एक लाइसेंस होता है ना गवर्नमेंट की तरफ से कि वो अगर हमें कोई गलत काम के पैसे देंगे या गलत पैसे देंगे तो हुकूमत जो है उन मनी एक्सचेंजर्स को पकड़ सकती है। ये अब स्कैमर्स को तो नहीं पकड़ सकती ना, वो फिर उल्टा हम ही फंस जाते हैं। बिल्कुल। अब इसके अंदर यही है कि पाकिस्तान में अभी तक इसका कोई लाइसेंस मौजूद नहीं है, ठीक है। बाहर के मुल्कों में आप बाइनेंस पे डायरेक्ट अपने बैंक के कार्ड से भी ख़रीदारी कर सकते हैं, आपने डॉलर परचेज़ कर लिए। अब पाकिस्तान में क्या हो रहा है करंटली, मैं आपको बता हो क्या रहा है, इसी वजह से कानून उसके ख़िलाफ़ चल रहा था कि ये अलाउड नहीं है। अब बाइनेंस के ऊपर पीयर टू पीयर ट्रांजैक्शन का मौजूद है ऑप्शन कि कोई बंदे जो एक्सचेंज बना के बैठे हैं बाइनेंस के ऊपर, लेकिन उसके बीच में गारंटर जो है बाइनेंस खुद बैठा हुआ है। अब क्या है कि उन्होंने अपने जो भी उन्होंने एक्सचेंज के फंड्स हैं वो अपने बाइनेंस के अकाउंट में रखे। अब आपने $100 ख़रीदना है तो उन्होंने बाइनेंस ने $100 उनका होल्ड पे डाल लिया और आपको टाइम दिया 15 मिनट का, 30 मिनट का, वो डिफरेंट टर्म्स एंड कंडीशन है कि आप इस बंदे को पैसे ट्रांसफ़र करें और रसीद शेयर करें। तो जैसे ही आपने ट्रांसफ़र किए पैसे उसको, तो वो $100 बाइनेंस चूँकि होल्ड पे पड़े हुए हैं बाइनेंस के पास, वो आपको ट्रांसफ़र कर देती है। अब इसके अंदर ये सेफ्टी तो है कि पैसे आपके डूबते नहीं हैं, लेकिन ये जो मनी एक्सचेंज का ज़रिया है बंदे से बंदे का, ये पाकिस्तान में लीगली अलाउड नहीं है अभी। तो इसीलिए ज़्यादातर हम लोग क्या करते हैं कि अगर आपने जो कि जैसे यूएई है वहाँ पे क्रिप्टो लीगल है, आप वहाँ से परचेज़ कर सकते हैं। तो फ़िलहाल आप ऐसा रूट इख्तियार कर सकते हैं, या कोई आपको गिफ्ट कर दे बेसिकली आपका कोई रिलेटिव। अच्छा, इसके बाद फिर क्या करे बंदा? खरीदने के बाद क्या उसे वॉलेट में डाल के रखे? उसी बाइनेंस एक्सचेंज जो है उसके ऊपर करेंसीज लिस्ट हैं, ठीक है। सबसे पहले जो बिटकॉइन है वो किंग ऑफ द मार्केट है। वो तो किंग ऑफ द मार्केट है। वो तो फिर अगर मिसाल के तौर पे देखें, इस वक्त हम बात कर रहे हैं एक मुतफस्सर तबके की, यानी कि एक छोटा तबका है। अब बड़े बंदे की तो बात ही नहीं कर रहे ना, उसके पास तो और ऑप्शंस भी बहुत हैं बिजनेस की। जी, हमने एक छोटे बंदे को टारगेट करना है कि एक छोटा बंदा जो है वो किस तरीके से कमा सकता है। लाइक कोई जॉब होल्डर है, उसकी तनख्वाह है, वो अपनी तनख्वाह से कोई 10-15 हज़ार, 20 हज़ार, इवन 50 हज़ार अमाउंट निकाल के वो बिटकॉइन में लगा देता है। अब वो बिटकॉइन तो खरीदने से रहा जी, तो उसके अलावा फिर वो किस तरीके से जज कर सकता है, यार ये लिस्ट है, इस लिस्ट के मुताबिक मुझे किस तरीके से पता चलेगा कि यार ये कॉइन जो है ये ओरिजिनल है और ये अच्छा है, इसमें अगर मैं इन्वेस्ट करता हूँ तो कल को मुझे इसमें प्रॉफिट होगा। अब यही जैसे मैंने बात की बाइनेंस की, सेंट्रलाइज एक्सचेंज की, उसके ऊपर मल्टीपल करेंसीज लिस्टेड है, मल्टीपल कॉइन्स लिस्टेड हैं।
सिर्फ बिटकॉइन के अलावा भी बहुत सारे कॉइन हैं जिसके अंदर 0.00 वैल्यू वाले भी हैं, यानी कि आपके $100 के ट्रिलियंस ऑफ कॉइन्स भी आ जाएंगे उसके अंदर। अब हर कॉइन का उन्होंने एक इन्फो सेक्शन बनाया हुआ है, उसके अंदर उस कॉइन के बारे में इंफॉर्मेशन दी हुई है। ठीक है, जो चीज़ हमें देखना बहुत ज़रूरी होती है, मेजॉरिटी ऑफ द जो सस्ते कॉइन है वो है मीम कॉइन। अब मीम कॉइन की यूटिलिटी जो है वो सिर्फ हंसी मजाक है। ठीक है, तो हम उसको लॉन्ग टर्म के लिए नहीं रख सकते। ठीक हो गया, रिकमेंड नहीं कर। अच्छा, एक कॉलर हमारे साथ लाइन पे जी। जी कौन है और कहाँ से जी? मारिया मुल्तान से। जी मारिया जी, क्या कहेंगी? पहले तो आपको इतने दिनों के बाद स्क्रीन पे देख के बड़ी खुशी हुई। शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। मेरा क्वेश्चन है कि जो क्रिप्टो करेंसी है वो किस तरह डिफरेंट है पाकिस्तान में और पाकिस्तान से बाहर? ठीक हो गया जी, ठीक हो गया। क्रिप्टो करेंसी के बारे में बताएं कि किस तरीके से डिफरेंट है? डिफरेंट सिर्फ रेगुलेशन के हवाले से। क्रिप्टो तो एक ही है, पूरी दुनिया में सेम ही है, टोकन चेंज नहीं होता, उसको ट्रांजैक्शन करने का तरीक़ाकार मुख्तलिफ है। जैसे मैं अभी हम बात कर रहे थे कि पाकिस्तान में उसकी बाइनेंस पे ट्रांजैक्शन अलाउड नहीं है बाय लॉ, अब वो लेके आ रहे हैं, उन्होंने अभी वर्चुअल एसेट अथॉरिटी बनाई है, तो होपफुली कोई ना कोई एक्सचेंजेस भी आ जाएंगी ताकि डायरेक्टली ट्रेड कर सकें। ठीक हो गया। अच्छा शकील, अब आपकी तरफ आते हैं, ये बताएं कि इस वक्त मुल्तान में कितना रेला आ रहा है, क्या है फ्यूचर प्रेडिक्शन के, कितना एक्सपेक्टेड है? अच्छा, जिस तरह भी आपने पहले खुद ही बताया कि इस वक्त 5.25 लाख का रेला जो है मुल्तान में मौजूद है, और अभी मुसलसल रेला जो है वो बढ़ेगा, क्योंकि अगर मैं पूरी डिवीज़न को इसमें लिंक करूं, हमारा जो हेड त्रिमू है वहाँ कमी आई है ना पानी की रेले की। कल 6 बजे के करीब जो है वो 4,34,000 का गुजर रहा था, फिर 10 बजे के करीब जो नए दादोशुमार हुए तो वो 3,99,000 हो गए। अभी जो लेटेस्ट 8 बजे तक हैं वो 3,85,000 हो गया है, यानी कि कम होता जा रहा है, कम हुआ है तरीमों पे। लेकिन अगर हम तीनों दरियाओं को देखें ना, जब भारत ने पानी छोड़ा था सतलुज में, रावी में और चनाब में, तो चनाब में 11 लाख क्यूसेक का इन्होंने पानी छोड़ा, रावी में 2 लाख के करीब इन्होंने पानी छोड़ा, और उसके साथ सतलुज में भी को 3 लाख के करीब रेला छोड़ा। अब ये जैसे पहले पानी रावी का जो सतलुज में शामिल होगा, फिर आगे चनाब में शामिल होगा, फिर चनाब में सतलुज का शामिल होगा, फिर आगे सिंध की तरफ जाएंगे, ये एक सुपर फ्लड बन जाना है। ठीक है, अब अगर हम मुल्तान की बात करें, मुल्तान में चूँकि रावी और सतलुज इकट्ठे होंगे, तो जो जब स्टार्ट में पानी छोड़ा था तो एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि मुल्तान को 10 लाख का रेला जो है वो टकरा सकता है। लेकिन अब चूँकि त्रिमू पे अखराज उतना नहीं है जितना हम सोच रहे थे। ठीक है, तो लेकिन एक्सपेक्टेड है कि 8 लाख तक का रेला जो है वो भी 5 लाख, तो यही चल रहा है ना इस वक्त। जो सिन्नाई बराज है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। सिन्नाई बराज जिसका माइस पूरा बंद तोड़ा गया था, उसका इस टाइम जो लेटेस्ट हमारे पास दादोशुमार हैं 1,93,000 का रेला वहाँ से आ रहा है, और वो मुसलसल बढ़ रहा है। वो एक दिन में बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। कल अगर हम इस टाइम की बात करें, 24 घंटों को देख रहे हैं, कल इस टाइम वो 1,15,000 के करीब था, अब 24 घंटों में वो 2 लाख तक पहुँच गया है, यानी कि पानी पीछे से बढ़ रहा है। अब रावी जो है ये रावी का ही पानी है, फिर रावी ने इधर चनाब में शामिल होना है, तो चनाब पहले ही 5.25 लाख पे खड़ा है, पीछे से 2-2.5 लाख जो और आ रहा है, तो ऑफकोर्स ये 7 लाख तक जाएगा। ठीक है, तो मुल्तान को अभी खतरा मौजूद है मुल्तान पर। ठीक है, अगले 2-3 घंटे मुल्तान में अहम हो सकते हैं, क्योंकि ये तो क्यूसिक में बात की हमने, लेकिन मुल्तान में क्यूसिक जो है वो हेड मोहम्मद कभी भी क्यूसिक नहीं आपके सामने आया होगा। ठीक है, हेड मोहम्मद पर एक अंदाज़ा इंतज़ामिया देती है, लेकिन हम यहाँ पे गेज देखते हैं, वो गेज मुसलसल बुलंद हो रही है, 414 फीट तक पहुँच चुकी है। जी, वो और अच्छा ये 414 फुट जो है ना, ये ज़मीनी सतह से नहीं है, ये तो ये समंदर की सतह, समंदर हमारी बनेगी तकरीबन, ये तकरीबन बनती है जाके 12 से 13 फुट, 10 फुट यहाँ 12 से 13 फुट का ये बनता है कि हाइट जो पानी की है जी इस वक्त वो 12 से 13 फुट की है ज़मीन से। तो और ये जो क्यूसिक के हवाले से मैं थोड़ा सा ये बताता हूँ शकील, कि आपने जो बात की कि जो पीछे से आ रहा है ये इकट्ठा नहीं होगा, मैं आपको इस तरह समझा रहा हूँ कि अब ये 5 लाख का तो गुजर रहा है, अभी मौजूद, सॉरी वही गुजर रहा है, मगर आगे इशू कहाँ आता है कि जब आपका इखराज कम होता है। अब इन इखराज अगर ये बढ़ा देते हैं अपना, यानी कि चनाब के ऊपर से स्पिलवेज को खोलते हैं और इखराज ज़्यादा कर देते हैं, तो फिर जो पीछे से 1-2 लाख जो इसमें ऐड होना है वो ऑटोमेटिकली फिर आगे भी कम हो जाएगा, क्योंकि आराम से जब ये बढ़ता तब है, ये बढ़ता तब है जब आपके पास इखराज का जो निकलने का रास्ता वो कम हो,
उसमें से कम निकल रहा हो, मगर पीछे से पानी जो वो बतदरीज जो है वो बढ़ता आ रहा इस वक्त ना सिदनाई, इस्लाम और तरीमो तीनों पर जो पानी इन हो रहा है और जो आउट हो रहा है इन्होंने बराबर रखा हुआ, यानी कि जितना पानी आ रहा है उतना ही अखराज करवा रहे हैं। ठीक है, ये जबरदस्त, ये बात आपने ठीक की है। इससे पहले जब हम दादोशुमार देखते थे तो इन और होता था, आउट और होता था, हल्का फुल्का फर्क रखते थे जी। लेकिन इस वक्त इन और आउट दोनों बराबर रखे हुए हैं, क्योंकि पीछे रावी बिफर चुका हुआ है। रावी ने कबीर वाला उसको भी नुकसान दे रहा है। मैं खुद अपने इस वक्त अपने इलाकों का गवाह हूँ। नहीं, रावी कबीर वाला को नुकसान दे रहा है। देखो नो डाउट, जब वो रावी का पानी कोट इस्लाम से मुंसलिक जो कबीर वाला के जितने भी इलाके हैं तो उनको तबाह कर रहे हैं। काफ़ी सारे इलाके जो हैं वो रात को माइसपूरा बंद टूटने पर ज़ेर आब आ चुके हैं। ठीक है, और रावी भी इस टाइम इस टाइम सैलाब चल रहा है, क्योंकि हम दरिया की कैपेसिटी के अकॉर्डिंग बताते हैं सैलाब कितना आ रहा है। ठीक है, रावी की कैपेसिटी पानी की उतनी नहीं है जितनी बाकी दरियाओं की है, तो रावी में से सैलाब चल रहा है 2-2.25 लाख के रेले का। ठीक है, लेकिन यही पानी आगे हमारे चनाब में आना है। ठीक है, तो चनाब में तो ऑलरेडी 5.25 लाख का हमारा यहाँ पे रेला चल रहा है। ठीक है, तो ये अभी मुल्तान पर ख़तरा मौजूद है। ठीक है, अच्छा, सतलुज की क्या सूरत है? सतलुज में पानी 3 लाख का छोड़ा गया था, और कल भी हमने देखा मुल्तान में बहावलपुर वाली साइड पे काफ़ी बंद टूटे हैं। ठीक है, अच्छा, ये मुल्तान की जलालपुर पीर वाला के 18 अजला से भी गुजरता है सतलुज, आपको पता? नहीं, कई तो ये तो पानी गुजर रहा है। हम ये कि मुल्तान से सतलुज नहीं गुजरता, मगर मैं ये बता दूं कि जलालपुर पीर वाला जो मुल्तान की तहसील है उसके 18 मौजे जो हैं उनसे जो है वो सतलुज गुजरता है, और इस वक्त वहाँ पर भी बड़े ख़तरे जो हैं वो मंडला रहे हैं। इस टाइम जितनी हमारी रिपोर्टिंग टीम वहाँ मौजूद है वो भी हाई अलर्ट पे है, क्योंकि वहाँ पे भी सैलाब का शदीद ख़दशा चल रहा है, और कुछ बंद ऐसे हैं जो उतने मजबूत नहीं थे तो वो भी टूटे हैं, और उसकी वजह से भी काफ़ी आबादियाँ ज़ेर आब आई हैं। नो डाउट हम इस टाइम जनूबी पंजाब वाले हम टोटली सैलाब की जद में हैं। बेशक टोटली सैलाब की जद के अंदर तो मौजूद है, अल्लाह करम करेगा। अभी वक्त हुआ एक ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। अरसलान साहब, ये बताइएगा कि क्रिप्टो करेंसी में चोरियां भी होती हैं, तो लोग जो हैं वो इन चोरियों को कैसे रोक सकते हैं? लोग जो हैं वो अपनी बड़े मेहनत से कमाया हुआ पैसा जो है वो या तो एक गलत क्लिक से कह लें या एक गलत टच से कह लें मोबाइल से ही, तो वो मिनटों में वो खो बैठते हैं। और एक बड़ी मशहूर कहा जाता था कि जी इसका आपको जो पासवर्ड है वो भी याद रखना पड़ता है, खुदा ना खास्ता पासवर्ड भूल गए तो सब कुछ ख़त्म। तो क्या अब बाइनेंस के अंदर कुछ चेंजिंग आई है इस तरह की चीज़ें क्रिप्टो के अंदर चेंजिंग आई है कि अपना पासवर्ड को भी रिकवर किया जा सके या अपने चोरी हुए पैसों को भी रिकवर किया जा सके? जी देखें, अब इसके अंदर वही कि अगर सेंट्रलाइज एक्सचेंज है जिसके पीछे कोई कंपनी है, जैसे बाइनेंस की अगर हम एग्जांपल ले लें, तो उसमें तो ये पॉसिबल है क्योंकि आपकी अपनी आईडी, आपकी तस्वीर, वीडियो सब कुछ उनके पास है KYC के तौर पे। तो अगर इन केस आपसे वो गुम हो गया है तो आप उसको रिकवर करवा सकते हैं। ठीक है, तो वो सिक्योर है। बट अगर आप बात करें सॉफ्ट वॉलेट की या हार्ड वॉलेट की, जिसमें कोई, क्योंकि अब इसमें थोड़ा सा फ़र्क ये आता है कि अगर बाइनेंस के पास फ़ंड पड़े हुए तो बाइनेंस उसकी कस्टोडियन है, जैसे बैंक उसको होल्ड करता है, बैंक आपका अकाउंट बंद कर सकता है, ऐसे ही बाइनेंस भी आपका अकाउंट बंद कर सकता है। तो जो लोग ये चाहते हैं कि क्रिप्टो डिसेंट्रलाइजेशन हमें चाहिए कि कोई हमारे फ़ंड रोक ना सके, तो वो फिर उसको वॉलेट में रखते हैं, लेकिन वॉलेट की फिर वही कि प्रोस एंड कॉन कि अगर की गुम हो गई तो फिर आप ही रिस्पॉन्सिबल हैं। अच्छा, पाकिस्तान में इसको लीगल या इलीगल डिक्लेयर करना कैसे समझते हैं आप, कि क्या लीगल होना चाहिए? ऑफ कोर्स होना चाहिए। इससे फ़ायदा क्या होगा? इससे हमारी ना सिर्फ इकोनॉमी बूम करेगी बल्कि हमारी एक, क्योंकि देखें दौड़ में अगर आप साथ नहीं दौड़ते तो आप पीछे रह जाते हैं। अभी पूरी दुनिया, जैसे अगर हम पुराने बात करें बार्टर ट्रेड से करेंसी आई, डिजिटलाइजेशन हुई, अभी ये क्रिप्टो फाइनेंशियल वर्ल्ड को तब्दील कर रहा है। ठीक है, अगले आने वाले 10 से 15 सालों में आप देखेंगे कि हमारा फाइनेंशियल स्ट्रक्चर ही चेंज हो गया दुनिया का, क्योंकि इवन गवर्नमेंट्स जो हैं वो सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी की बात कर रही हैं कि बजाय करेंसी इशू करने के डिजिटल कॉइन इशू किए जाएं। तो अगर हम उस दौड़ में नहीं जाते तो हम दुनिया से पीछे रह जाएंगे। तो ये नोट ख़त्म हो जाएंगे, फिर ये नोट ख़त्म हो जाएंगे, तो लोग सिर्फ मोबाइल के थ्रू ही किया करेंगे। एग्जैक्टली। तो फिर ये ज़्यादा चोरी करना आसान नहीं हो जाएगा? वो ज़्यादा सिक्योर होगा। कैसे?
क्योंकि जैसे मैंने पहले बात की कि क्रिप्टो का मेन लबे लुबाब ही ये है कि वो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी भी बनी हुई है। मिसाल के तौर पे मैं अपने पाकिस्तान की बात करता हूँ जी, तो मेरे पाकिस्तान में इतने पढ़े लिखे लोग नहीं हैं। हमने हुकूमत ने बड़े बड़ी पॉलिसीज़ निकाली हैं जिसमें बड़ी बड़ी सपोर्ट करने की कोशिश की। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम था, सेहत कार्ड थे और एक्स्ट्रा बहुत कुछ था, मगर लोगों को नहीं समझ आया। वो अभी भी यही कहते थे बाय हैंड दो हमें। देखें जब हमारे पास ये कार्ड सिस्टम आया था बैंक का तो लोग तो उसके भी खिलाफ थे। इवन अगर हम अपने गांव देहात की बात करें तो ज़िम्मेदार कैश के अलावा पेमेंट ही रिसीव नहीं करता था क्रॉप्स अभी भी यूँ ही है। लेकिन अभी 60-70% चेंज आ चुका है। जो ज़िम्मेदार जिनको थोड़ी एजुकेशन मिल चुकी है वो लोग बैंकिंग चैनल को ज़्यादा प्रेफर करते हैं कि सेफ़ है, क्योंकि कैश कैरी करना मुश्किल हो जाता है चोरी डकैती से। तो यही चीज़ ये ओवर द नाइट नहीं होगी, इसमें टाइम लगेगा, एजुकेशन इन्वॉल्व होगी। तो लेकिन आने वाले दिनों में ये हमें करना पड़ेगा, इसीलिए इन्होंने पाकिस्तान क्रिप्टो काउंसिल भी बनाई है और ये इस साइड पे पाकिस्तान काम कर रहा है जो कि इंशाल्लाह हमारी इकोनॉमी को फ़ायदा देगा। अच्छा, क्रिप्टो करेंसी के अंदर टैक्सेस के हवाले से बात कर ली जाए कि कोई ऐसे लोग हैं जो अभी तक समझ ही नहीं पा रहे इसमें टैक्सेस क्या हैं, ये तो इस बारे में थोड़ा सा बताएं। इस पे तो मैं ये कहूँगा अभी तक हमारी गवर्नमेंट भी नहीं समझ पाई कि क्रिप्टो के टैक्स क्या है। तो आम इंसान का तो कोई कसूर नहीं है, हमारे पाकिस्तानी का। तो जैसे हमने पहले बात की थी कि रिसर्च से तो यूएस को इन्वॉल्व करने का मकसद ये था कि वहाँ पे थोड़ा मैच्योर हैं लॉज जो हैं। तो इसी तरह से मलेशिया उसमें ऐड हो गया कि उन्होंने रेगुलेशन में यूएई ऐड हो गया। यूएई तो क्रिप्टो हब बनने की कोशिश कर रहा है। अच्छा। और ऑलरेडी कह लें कि पहला था दुनिया में जिसने क्रिप्टो लाइसेंस इशू किया था बाइनेंस को। ओके। तो वो ऑलरेडी इस फील्ड में आगे निकला हुआ है रेस के अंदर। मलेशिया ने भी सेटअप कर लिया। अब ये बताएं कि पाकिस्तान जो है जी, ये किस तरीके से उसमें टैक्सेस लगा सकता है, किस तरीके से इम्पोज कर सकता है इसे? ये अब जैसे इन्होंने वो वर्चुअल एसेट अथॉरिटी बनाई है जो कि आजकल फ्रेमवर्क पे काम कर रही है, जो कि मतलब एक्सपीरियंसेस वगैरह इकट्ठे करेंगे, कोई एक्सपर्ट्स लेंगे, उसके साथ कोई फ्रेमवर्क डेवलप करेंगे और उसके बाद फिर अभी तक के लिए मैं ये सजेस्ट करूँगा कि एज अ इंडिविजुअल इन्वेस्टर जैसे कि हमारा कौमी फरीज़ा होता है, अभी चूँकि यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं है, सिवाय यूएस के कहीं भी आपको क्रिप्टो गेन रिपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो यूएस में लोग रिपोर्ट करते हैं, लेकिन यहाँ पे चूँकि नहीं है, आप बेशक उसके जो इनकम है रिपोर्ट ना करें, लेकिन जिस दिन ये लॉ आ जाए कि आपको जैसे नॉर्मल टैक्स रिटर्न भरनी है, साथ में क्रिप्टो का प्रॉफिट भी दिखाना है, तो आप उसको लाजमी दिखाएं क्योंकि हमारा कौमी फरीज़ा है। एक सवाल जी, क्रिप्टो के आने से बैंक तो फिर ख़त्म हो जाएंगे, क्योंकि फिर जो इस वक्त बैंक में जो नौकरियां हैं वो भी ख़त्म हो जाएंगी? नहीं, देखें चीज़ें तब्दील होंगी, ख़त्म नहीं होंगी। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। अब जैसे कि डिजिटल लैंड्स का कंसेप्ट आया 4 साल पहले क्रिप्टो में, वो सेल हुई। इसमें एक माना कॉइन है बेसिकली कंपनी जो कि डिजिटल लैंड सेल कर रही थी। तो अब बैंक्स का वर्किंग क्राइटेरिया बदल गया। HSBC बैंक ने डिजिटल लैंड परचेज़ की वहाँ पे डिजिटल ब्रांच ओपन करने के लिए। ये सारे हवा में बातें हो रही हैं, फिज़िकल इसका कोई लेना देना नहीं है। और अभी कई डिफाई कंपनीज आ चुकी हैं, डिसेंट्रलाइज फाइनेंसिंग सिस्टम, जो हमारा रेगुलर ट्रेडिशनल बैंकिंग सिस्टम है उसको क्रिप्टो करेंसी की दुनिया में वो लोग चला रहे हैं। तो बेसिकली इसकी एग्जांपल वो नोकिया वाली है कि नोकिया जो पहले पेपर कंपनी थी वहाँ पे फ्लॉप हुई, बट उन्होंने मोबाइल अडॉप्ट किया तो कामयाब हो गए, लेकिन बड़े फ़ोन से छोटे पे टाइम में नहीं गए तो फ्लॉप हो गए। तो जैसे चेंजेस आ रही हैं, अगर जो इंडस्ट्री उसको अडॉप्ट करती जाएगी तो कामयाब होती है। नई नस्ल को क्या मशवरा देना चाहेंगे? नई नस्ल को मैं ये मशवरा दूंगा, क्रिप्टो से दूर ना रहें। क्रिप्टो बाद में आपको पछताना पड़ेगा, ठीक है, लेकिन लालच नहीं करें, ठीक है, इसको बाकायदा समझें। मैं अक्सर अपने YouTube चैनल पे भी ये बेसिकली जो आप सवाल कर रहे थे ना कि कैसे एक आम इंसान पैसे बना सकता है, तो उससे रिलेटेड मैंने कई वीडियोस डाली हुई हैं। डॉक्टर अरसलान 786 चैनल है मेरा YouTube का, लेकिन आप समझे बगैर कभी भी अंधाधुंध गैम्बलिंग नहीं करें उसके ऊपर प्लीज़। अच्छा शकील, ये बताओ कि अब जाहिर सी बात आ रहा है तो बच्चों की पढ़ाई भी मुतासर होने का ख़दशा जो है वो भी मंडला रहा है, तो क्या हैं यूनिवर्सिटी के हालात और क्या स्कूल कॉलेजेस जो हैं वो बंद किए जाएंगे, यूनिवर्सिटीज़ को बंद किया जाएगा या कंटिन्यू रहेगी स्टडी? अच्छा, स्कूल्स तो खोल दिए गए थे यकम कोई काफ़ी सारे, लेकिन वो इलाके जहाँ सैलाब का ख़दशा था और वो इलाके जहाँ सैलाब के ख़दशे से निकाले गए मुतासिरीन को शिफ्ट करना था, वहाँ स्कूल्स बंद किए गए थे। और ये अख्तियारात जो हैं वो डिप्टी कमिश्नर को दिए गए थे कि आप खुद अपने ज़िले में देखें कि आपको कहाँ कहाँ स्कूल्स खोलने हैं, कहाँ कहाँ बंद करने हैं।
तो उसके मुताबिक फ़ैसला लिया गया था और मुल्तान के वो तमाम स्कूल्स जो रिस्की एरियाज़ में आते हैं, फ्लड एरियाज़ में आते हैं, उनको बंद कर दिया गया था। जबकि कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ जो हैं, यूनिवर्सिटीज़ में हर यूनिवर्सिटी की अपनी ऑटोनमस बॉडी होती है, वो बंद किए गए थे यूनिवर्सिटीज़ को, लेकिन काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ ने अपनी डेट एक्सटेंड की है, जिस तरह BZUR सितंबर तक चली गई। लेकिन अभी भी कुछ इम्तहानात थे वो मुलतवी हुए हैं जिन इलाकों में सैलाब का खदशा है, तो तालीमी सेक्टर भी काफ़ी मुतासर हो रहा है इससे। बहुत बहुत शुक्रिया शकील आपका। सर अरसान साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, सैलाब के ख़तरात जो हैं वो अभी तक टले नहीं हैं और उम्मीद करते हैं कि ख़तरात जो हैं वो जल्द एक तो टल जाएं और नुकसान जो है वो कम से कम हो। और जो लोग, मैं एक रिक्वेस्ट करूँगा आवाम से कि जहाँ पर आप लोग बहुत ज़्यादा खिदमत खल्क़ के लिए जो है वो डोनेशन करते हैं, तो खाने पीने का इंतज़ामात के अंदर जो है वो बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें और जितने भी सैलाब मुतासरीन हैं उनके इलाकों तक जाकर ये खाना पीना जो है वो पहुँचाएँ। ब्रेक वक्त पर जा रहे हैं हम और इसके बाद हमारे साथ नए मेहमान मौजूद होंगे। वक्त हुआ एक ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। हम इससे पहले बात कर रहे थे क्रिप्टो के हवाले से, तो वो भी एक डिजिटल करेंसी है और डिजिटल तरीके से ही ऑपरेट होती है। और वक्त चूँकि बदल रहा है, दुनिया बड़ी तेज़ी से बदल रही है। हम देख रहे हैं कि AI जो कि हम सोच भी नहीं सकते थे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सिर्फ हमने उस वक्त मूवीज़ में देखी थी जब हम बचपन में थे, तो हम सिर्फ मूवीज़ के अंदर इन चीज़ों को देखा करते थे कि कोई कमांड दी और वो ऑटोमेटिकली ऑपरेट होना शुरू हो गई। तो अब हम वो रियल लाइफ में होते हुए देख रहे हैं, जिसमें कई ऐसी चीज़ें हम देख रहे हैं कि आप जो कुछ AI टूल्स हैं उनको जब आप कोई कमांड देते हैं तो वो आपकी सोच से बढ़कर उनका जवाब जो है वो दे रहे होते हैं। तो इसी तरीके से जो मार्केट है वो भी अब तब्दील होती जा रही है और हम ये भी देख रहे हैं कि लोग जो हैं वो अपने बिजनेसेस को ग्रूम करने के लिए जो है वो मोबाइल का सहारा ले रहे हैं। मुख्तलिफ़ किस्म की एप्लीकेशंस पर आप एड्स देख रहे होंगे, तो वो एड्स का सहारा ले रहे होते हैं। कुछ लोगों ने तो अपनी वेबसाइट्स बनाई हुई हैं कि वहाँ पर हम ऑनलाइन स्टोर्स बनाए हुए हैं। इवन के अब कई ऐसी इंटरनेशनल साइट्स भी मुतारिफ़ करा दी गई हैं जो कि हालांकि पहले से भी कर रही थी मगर पाकिस्तान में ऑपरेट नहीं कर रही थी, जैसे कि अमेज़ॉन था, ईबे था, ये पाकिस्तान में ऑपरेट नहीं कर रहे थे। मगर हम सिर्फ इन्हें टीवी की हद तक या फिर हम अपने मोबाइल्स की हद तक सिर्फ देख सकते थे। मगर अब कुछ ऐसी एप्लीकेशंस और कुछ ऐसी मार्केटिंग जो कंपनीज़ हैं वो अब पाकिस्तान में भी आ चुकी हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा हमारा अपना लोकली जो दराज है वो हम देख लेते हैं। और इसी के साथ साथ फिर कुछ ऐसे स्टोर्स हैं जिन्होंने अपनी वेबसाइट्स बनाई हुई हैं, वहाँ से भी आप परचेजिंग कर सकते हैं। तो डिजिटल मार्केटिंग भी इसके साथ साथ बहुत ज़रूरी हो चुकी है। तो इस पर बात करने के लिए मेरे साथ सैयद ज़रियाब हैदर नकवी साहब मौजूद हैं। सर वेलकम करते हैं आपको शो में। थैंक यू सो मच। सर ये बताइएगा कि ये जो डिजिटल मार्केटिंग है इससे मुराद क्या है और लोग जो हैं एक सिंपल अल्फाज में इसे किस तरीके से समझ सकते हैं? बेसिकली सर, डिजिटल मार्केटिंग पैदा होती है आपकी तब जब 1990s में इंटरनेट बहुत आम हो जाता है। 1990s में इंटरनेट जब पब्लिकली एक्सेसिबल हो गया तो वहाँ से डिजिटल मार्केटिंग स्टार्ट हुई और इन 1993 पहला क्लिकेबल एडवर्टाइजमेंट हुई जिसको AT&T नाम की कंपनी ने किया था। तो उन्होंने पहला एक इश्तिहार बनाया जो कि पेड था और उसे इंटरनेट की सर्च इंजन पर डाला। और उस टाइम सर्च इंजन जो था वो गूगल नहीं हुआ करता था, याहू नहीं हुआ करता था। उस टाइम सर्च इंजन हुआ करता था आपका आर्ची। अच्छा, आर्ची सर्च इंजन था। उस आर्ची के ऊपर पहला क्लिकेबल ऐड आपका 1993 में चला। तो डिजिटल मार्केटिंग का टेन्योर उतना ही पुराना है जितना एक इंटरनेट का टेन्योर है आज की स्केप में। तो डिजिटल मार्केटिंग तब से ही चली आ रही है। उसके बाद फिर यही इस तरह आगे चलते चलते डिजिटल मार्केटिंग के कोर पार्ट्स बनते रहे और लोग इनसे अपनी अफादियत उठाते रहे। तो मौजूदा दौर के अंदर किस तरीके से ये हेल्प आउट कर रहा है आवाम को? आवाम इससे किस तरीके से फ़ायदा उठा रही है? बेसिकली सर बात ये है कि डिजिटल मार्केटिंग जो है वो किसी भी बिज़नेस की अब बैकबोन बन गई है। देयर आर टू टाइप ऑफ मार्केटिंग। इसमें पहली मार्केटिंग थी जो ट्रेडिशनल मार्केटिंग थी, जो पहले चली आ रही थी, जैसे बिलबोर्ड्स हो गई, जैसे न्यूज़पेपर में इश्तिहार हो गया।
फिर उसकी एक रिफाइन फॉर्म आई कि रेडियो पर इश्तिहार आना शुरू हो गया। आपने देखा होगा हमारे बड़े बुजुर्गों के ज़माने में वो रेडियो चला करता था, वो उस पर इश्तिहार आया करते थे। तो उसके बाद जब पहला डिस्प्ले एड्स आना शुरू हुए तो तब डिजिटल मार्केटिंग ने शिद्दत इख्तियार कर ली। किसी भी बिज़नेस को बढ़ाने के लिए ये एक बहुत ही मौसर तरीका है अपने क्लाइंट तक पहुंचने का, बहुत ही कम पैसों में, बहुत ही अच्छे पैसों में, और आप अपने प्रोडक्ट को अपने डिज़ायरेबल क्लाइंट को दिखा सकते हैं और आपका डिज़ायरेबल क्लाइंट अपना डिज़ायरेबल प्रोडक्ट इससे ख़रीद सकता है। अच्छा, इसमें फेक भी आ रहे हैं डिजिटल मार्केटिंग में, बिल्कुल। तो फेक से किस तरह पता चल सकता है कि ये फेक है और ये ओरिजिनल? बेसिकली सर देखें, जब भी कोई फील्ड ग्रो करती है, चाहे वो ई-कॉमर्स की हो, चाहे वो कोई भी बिज़नेस हो, तो ज़ाहिर बात है उसमें आपके कॉपियर्स आते हैं, उसमें कॉपीज़ बनना शुरू हो जाती हैं। तो ई-कॉमर्स के अंदर एक सबसे बड़ा ग्लिच ये आता है हमारे पास कि उसमें हमारे साथ फेक बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं। लोग पैसे भर देते हैं, पता चलता है चीज़ वो प्रोडक्ट नहीं आया उनके पास। मेरे साथ कई बार हुआ। आपके साथ, सबके साथ? मैंने रिसेंटली एक अपने लिए ना घड़ी का ऑर्डर दिया, बड़ी खूबसूरत घड़ी थी सर। उसके मैंने पेमेंट की सम थाउजेंड्स, और जब वो मेरे पास पहुंची उसके अंदर एक जस्ट पतला सा ब्रेसलेट था फीमेल, और वो उसकी कॉस्ट होगी कोई तकरीबन 500-600 रुपये। आपने उसका प्रोडक्ट को आपने जब ऑर्डर किया तो आपने क्या उसके रिव्यूज़ देखे थे? सर साइट के ऊपर क्या रिव्यूज़ नज़र आते हैं? हाँ, मैं आप सब लोगों को ये बताता हूँ कि बेसिकली जब भी हमें ये ई-कॉमर्स का असूल है, जब आप किसी जगह पर ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं तो आप उस प्रोडक्ट के नीचे उसके रिव्यूज़ देखेंगे, उसका देखेंगे क्लाइंट फीडबैक क्या है, फिर आप ये भी देखेंगे क्या वो रिव्यूज़ फेक तो नहीं है। वो इस तरह पता चलेगा। हाँ, वो इस तरह पता चलता है कि अगर तो प्रोडक्ट के बारे में सेम रिव्यूज़ आ रहे हैं कि प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, इट्स मीन कि अगर 100 रिव्यूज़ हैं तो 95 रिव्यूज़ पॉजिटिव नहीं हो सकते हैं, चाहे आपका प्रोडक्ट जितना भी अच्छा हो। तो 100 में से 80-75 की एवरेज ठीक है, ट्रस्टेबल है। अगर 100 में से 95 की एवरेज, 97 की एवरेज है, इसका मतलब है यहाँ पर कुछ गड़बड़ है, कुछ दाल में काला है। तो ये चीज़ें मैनेज हो रही होती हैं। आप जब भी ऑनलाइन ऑर्डर करें तो आप प्रोडक्ट देखें, प्रोडक्ट का रिव्यू देखें और देखें कि वो कितना सोल्ड हो चुका है, कितने बार वो निकला है, उसकी उस कंपनी की रेपुटेशन क्या है। अब कंपनी की रेपुटेशन देखने के लिए आपको सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को देखना पड़ता है। आप सिर्फ फेसबुक को देख रहे हैं और आप उस कंपनी की वेबसाइट नहीं है तो वो कंपनी एग्जिस्टेबल नहीं है। और अगर आप सिर्फ इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं उसको, फेसबुक पर और वेबसाइट पर नहीं है। अच्छा, आजकल बड़ा एक ट्रेंड भी चल रहा है कि जी टिकटॉक पर, हाँ जी, नीचे आपका डायरेक्ट व्हाट्सएप नंबर आ जाता है। व्हाट्सएप नंबर आ जाता है जी। अब ये चीज़ समझ से बाहर है कि भाई डायरेक्ट व्हाट्सएप नंबर से क्या मुराद है, आप अपनी साइट बनाएं। बेसिकली सर हर एक चीज़ का ना एक तरीका है जिसके थ्रू वो चली है। टिकटॉक जो है ना वो वन ऑफ द सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जो बहुत ज़्यादा बूम कर गया अचानक से। 3 बिलियन ऑडियंस है उसके ऊपर, टिकटॉक के ऊपर, जो टिकटॉक को देख रही है। तो टिकटॉक के ऊपर एक बहुत बड़ा कंज्यूमर मार्केट बैठा है हर एक बिज़नेस के लिए। तो टिकटॉक इसलिए टिकटॉक, लेकिन पाकिस्तान में टिकटॉक एड्स अकाउंट जो है वो ऑफिशियली नहीं है, वो ऑफिशियली बैन है, ठीक है। तो उसके लिए हमें ये करना होता है, हम बाहर का एक अकाउंट बनाते हैं और फिर उसे पाकिस्तान में हम ऑपरेट कर रहे होते हैं। तो वो उसको आप अपने कंज्यूमर को वहाँ पे डायरेक्ट व्हाट्सएप पे भी कन्वर्ट कर सकते हैं, डायरेक्ट अपनी वेबसाइट पे भी कन्वर्ट कर सकते हैं, डायरेक्ट अपने आप लोकल बिजनेसेस पे भी कन्वर्ट कर सकते हैं। आपको किसी भी चीज़ को अवेयरनेस देनी है, आप टिकटॉक पे बहुत जल्दी अवेयरनेस दे सकते हैं, आप उस एरिया के अंदर बहुत जल्दी अवेयरनेस दे सकते हैं। तो टिकटॉक भी एक इसी तरह का प्लेटफॉर्म है। हाँ, मेटा जो है वो रेगुलर हो गया पाकिस्तान में, जिसमें फेसबुक आता है, आपका इंस्टाग्राम आता है और व्हाट्सएप आता है। ये मेटा की अथॉरिटीज़ हैं, लेकिन टिकटॉक मेटा के अंडर नहीं है, तो उसने पाकिस्तान में लीगल नहीं किया अपने आप को, ऐड अकाउंट को। अच्छा, इसके साथ ये बताएं कि अब मिसाल के तौर पे ये तो कारोबार वाली बात होगी, अब कुछ ऐसे भी लोग हैं जो कि मार्केटिंग से रिलेट होते हैं। अगर उन्होंने डिजिटल मार्केटिंग में एंटर होना हो, सीखना हो, लोगों की एड्स लगवानी हो, तो वो किस तरीके से सीख सकते हैं, उनमें क्या टूल्स होते हैं, और क्या एक आम शख्स जैसे कि मैं मिसाल के तौर पर बैठा हूँ, अब मैं चाहता हूँ कि यार अब मैं एक प्रोग्राम के बाद फारिग हूँ, चलो अब मैं फारिग टाइम जो है वो ये एड्स लोगों की जो है एक एड्स एजेंसी बना लेता हूँ और एड लोगों की जो है ना वो बूस्ट करवाना शुरू कर देता हूँ। तो इसके लिए क्या तरीक़ेकार होता है? बेसिकली सर हमारे ना एक गलत एक राय बनी हुई है, उर्फ़ आम बना हुआ है कि भी डिजिटल मार्केटिंग सिर्फ ये है कि ऐड बूस्ट करवाना। बेसिकली डिजिटल मार्केटिंग ऐड बूस्टिंग नहीं है। अच्छा, ऐड बूस्टिंग इज़ द पार्ट ऑफ डिजिटल मार्केटिंग, इट्स फॉर इनऑर्गेनिक ग्रोथ। कि जो अगर आपके पेज पर या आपकी वेबसाइट पर या आपके बिजनेस पर ऑर्गेनिक फॉलोअर्स नहीं है और रिटेंशन नहीं है आपके बिजनेस का, तो हम पेड टूल्स का इस्तेमाल करते हुए उसको ऑडियंस को बढ़ाते हैं और उन्हें ग्रैब करते हैं अपने पास। तो बेसिकली आपको, अगर आप डिजिटल मार्केटिंग में एंटर होना चाहते हैं, तो सबसे पहले तो ये है कि आपको मार्केटिंग का थोड़ा बहुत पता होना चाहिए कि किसी भी बिज़नेस की मार्केटिंग क्या होती है, क्योंकि बिज़नेस की नेचर के हिसाब से मार्केटिंग टर्म्स चेंज होती रहती हैं बिज़नेस के अंदर।
दूसरा, आपने डिजिटल मार्केटिंग में आना है तो आपको सबसे पहले मेटा के प्लेटफॉर्म्स आने चाहिए, फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप पर आप होने चाहिए। तो व्हाट्सएप तो सबके पास ही है और फेसबुक और इंस्टाग्राम पे प्रोफाइल भी सबके पास बनी हुई है। तो वहाँ पर वो पेज बनाएं, आप अपना ज़रूर बनाएं, आप अपना पेज बनाएं, देखें कि मार्केट में किस चीज़ की कमी है। अगर आपने कमी तलाश कर ली तो आप एक अच्छे इन्वेंटर बन जाएंगे और एक अच्छे बिलियनियर बन जाएंगे। समझें आप बिलियनियर की तरफ सफ़र आपका शुरू हो जाएगा। मार्केट का सबसे बड़ा मसला ये है कि कारोबार के लिहाज से बता रहे हैं ना आप? हाँ जी, कारोबार के लिहाज से। डिजिटल मार्केटिंग सीखने के लिहाज से, यानी कि अब मैं एड एजेंसी बनाना चाह रहा हूँ, तो अब जाहिर सा है ना कि कुछ लोग ऐसे होते हैं, अब मिसाल के तौर पे कोई बच्चे BBA सीख रहे होते हैं और वो मार्केटिंग में अपना एक्सपर्टीज़ को जो है वो थीसिस लिखते हैं कि जी हम मार्केटिंग करना चाहते हैं, मार्केटिंग को सीखें। इसके ऊपर ज़रा अभी मैं आपसे जवाब लेता हूँ। एक कॉलर हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं। जी, कौन और कहाँ से? वालेकुम अस्सलाम। ठीक है आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं। जी, मेरा नाम राना सलीम है। जी राना साहब, मेरा आप से सवाल है कि ये डिजिटल मार्केट जो है सर, इसमें हम कौन कौन से यानी कि ना वो इन्वेस्ट कर सकते हैं, किस चीज़ ट्रेडिंग कर सकते हैं सर? हमें कोई कारोबार का तरीका बताएं। ठीक हो गया। अच्छा, इनका सवाल ले लेते हैं। अभी जो एक सवाल चल रहा था उसका जवाब देकर फिर इनके सवाल की तरफ आएंगे। जी जरूर। ये बताइएगा कि अब एक लड़का है वो मार्केटिंग में आना चाहता है कि यार मैं मार्केटिंग की जॉब भी करना चाहता हूँ और साथ साथ डिजिटल मार्केटिंग भी खुद एक अपना प्लेटफॉर्म बनाना चाहता हूँ कि लोग मेरे पास आएँ और मैं फिर उनकी मार्केट करूँ। मैं वो बात कर रहा हूँ कि वो किस तरीके से। बेसिकली सर, मैं आपको वही बात की तरफ मैं जा रहा था आपको लेकर कि डिजिटल मार्केटिंग ही मार्केटिंग है किसी भी कंपनी की। और अगर आपने डिजिटल मार्केटिंग करनी है तो आपको फेमिलियर होना पड़ेगा मेटा से, आपको फेसबुक से, इंस्टाग्राम से फेमिलियर होना पड़ेगा। आपको पता होना चाहिए कि फेसबुक पर किस तरह की मेरी ऑडियंस बैठी है, इंस्टाग्राम पे किस तरह की बैठी है। उसके लिए बहुत आसान तरीका है। आप फेसबुक यूज़ करते हैं सारा दिन, आप जो चीज़ उस पर देखते हैं इंटरेस्ट लेकर, वो चीज़ उसके एल्गोरिदम में सेव होकर आपको बार बार डिस्प्ले हो रही होती है, उससे रिलेटेड वीडियोज़ आ रही होती हैं, उससे रिलेटेड चीज़ें आ रही होती हैं आपके पास। तो ये आपकी टारगेट मार्केटिंग आपको यहाँ से पता चलती है कि भी मेरी टारगेट ऑडियंस किस तरह की है। तो जो भी कोई बिज़नेस आप स्टार्ट करेंगे उस पर आप ज़रूर ये कर सकते हैं, आपके पास कंपनीज अप्रोच करेंगे, लेकिन उसके लिए आपके पास वो मार्केटिंग अप्रोच होनी चाहिए जिससे आप कंपनी को अप्रोच करके उनकी मार्केटिंग कर सकेंगे। यानी कि आप ये बता रहे हैं कि मार्केटिंग की पहले जो कंपनी है हमें पहले फिर अपने फॉलोअर्स बढ़ाने पड़ेंगे? नो, फर्स्ट यू हैव टू अप्रोच द मेटा बिजनेसेस, फर्स्ट यू हैव टू नो अबाउट फेसबुक, फर्स्ट यू हैव टू नो अबाउट इंस्टाग्राम, हाउ दे रिस्पॉन्ड टू देयर क्लाइंट्स, और आप उनको वो आपको किस तरह अपने क्लाइंट तक पहुंचाती हैं, आप किस तरह अपना पहला पब्लिश, आपको किस तरह का ग्राफिक्स पब्लिश करने चाहिए, आपको किस तरह की वीडियो पब्लिश करनी चाहिए, कौन सी ऐसी चीज़ें जो क्लाइंट का इंटरेस्ट डेवलप करेगी उसके अंदर। आपको इस चीज़ की अगर थोड़ी बहुत सेंस होगी तो आप जो है एक अच्छे डिजिटल मार्केटिंग की तरफ, कैरियर की तरफ अपना आगाज़ कर सकते हैं। अच्छा, अब सवाल की तरफ आ जाता है। जो कॉलर था हमारा जी कि वो पूछ रहे थे कि जी हमें किस तरीके से हम डिजिटल मार्केटिंग पर अपना कारोबार जो है वो शुरू कर सकते हैं, कौन कौन से कारोबार हैं जो कि हम इजीली आसानी से कर सकते हैं। ख़ास तौर पे लोग जो है ना, ज़्यादातर मैं आपको बता दूं, वो इस वजह से ये चीज़ सोचते हैं कि हमारा पैसा या तो ना लगे या कम लगे, मगर हम कारोबार जो है उससे स्टार्ट कर दें और अच्छा इनकम। अच्छा सर, आपके प्लेटफॉर्म से ना मैं ज़रूर ये बताना चाहूँगा, ये एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है जो मार्केट के अंदर बना हुआ है कि कारोबार बगैर पैसे के हो जाता है। ये गलत है। हाँ, छोटा पैसा आपको इन्वेस्ट करना पड़ा, कर दें 5,000 कर दें, 20,000 कर दें, लेकिन पैसा इन्वॉल्व होगा। इट डिपेंड्स अपॉन यू। लेकिन जो कंपनीज आपको ये कहती हैं कि जी बगैर पैसे के हमारे साथ कारोबार करें, इसका मतलब है वो आपको चीट करेंगी। वन डे दे विल चीट यू। आपने देखा होगा बहुत सारे केसेस इस तरह के बनते हैं, आए रोज़ बनते हैं कि कंपनीज भाग गई हैं, चीज़ें ख़त्म हो गई हैं, मामलात ख़त्म हो गए। वो क्यों होते हैं? वो इसी तरह होते हैं। तो अगर आपने अपना कारोबार स्टार्ट करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये तलाश करेंगे कि आपकी कौन सा ऐसा प्रोडक्ट है जिसकी मार्केट को ज़रूरत है। अगर तो आप वो प्रोडक्ट तलाश कर लेते हैं तो बहुत अच्छा है। अगर आप उस प्रोडक्ट के होते हुए, जैसे लेट्स सपोज कोई प्रोडक्ट है जो मार्केट में ऑलरेडी है और आप भी उस प्रोडक्ट में काम करना चाहते हैं, तो आप सिंपली ये करेंगे कि आप अपना उस प्रोडक्ट से रिलेटेड एक पेज बनाएंगे, एक नाम एक ऐसा सजेस्ट करेंगे अपने लिए पेज का जो बहुत ही आसान हो, जो लोगों को बहुत जल्दी से याद हो जाए, जिसके साथ कोई नेस्टोलॉजिया जुड़ा हुआ हो, लोगों का कोई बचपन की याद जुड़ी हुई हो, और साथ आप उस प्रोडक्ट को अपने हाईलाइट करना शुरू कर देंगे। फेसबुक पे पोस्टिंग स्टार्ट कर देंगे। पोस्टिंग रफ नहीं होनी चाहिए आपकी, आपका ग्राफिक्स अच्छे होने चाहिए, कैमरे की ज़रा तस्वीरें वगैरह ये अच्छी होनी चाहिए, वीडियोस अच्छी होनी चाहिए आपकी। उसके ऊपर हम लिखते हैं कंटेंट। आपको बेसिकली काम स्टार्ट करने के लिए फेसबुक का मार्केट प्लेस भी है, इंस्टाग्राम भी है, फेसबुक भी है,
और गूगल भी है, आपका गूगल पे वेबसाइट भी बना सकते हैं आप लोकल एसईओ भी कर सकते हैं, आप स्नैपचैट एड्स भी चला सकते हैं। आपने देखा होगा अब तो स्नैपचैट पे स्ट्रीक्स जो आती हैं अब वो एड स्ट्रीक्स आती मजीद हैं। कंटिन्यू करेंगे बात, अभी वक्त हुआ एक ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। आज मुल्तान का मौसम जो है वो कैसा है ये हम आपको बताएंगे, क्योंकि मौसम जो है वो तब्दील हो रहा है। तो हमारे साथ हमारी रिपोर्टर सुहेरा तारिक साहिबा मौजूद हैं। तो सुहेरा, कैसा है मौसम मुल्तान का आज? मुल्तान शहर के मौसम के हवाले से आपको अपडेट करूं तो आज मुल्तान शहर का मौसम जो है वो कदरे बेहतर है। सुबह से हल्की हल्की हवा और ठंडी हवा जो है वो चल रही है और इस वक्त आसमान पर बादलों का राज है, हल्के हल्के बादल छाए हुए हैं। माहिरीन मौसमियात का कहना है कि आज मुल्तान का मौसम जो है वो जुज़वी तौर पर अबर आलूद रहेगा। सुबह से ही सूरज और बादलों की आंख मिचोली का सिलसिला भी जारी है, लेकिन माहिरीन मौसमियात का कहना है कि आज दिन भर और आइंदा 24 घंटों के दौरान मुल्तान में बारिश का कोई इम्कान नहीं है। बारिश नहीं होगी, सिर्फ बादल जो हैं वो छाए रहेंगे और सुबह के वक्त जो है वो गहरे बादल थे, लेकिन अब बादल जो हैं वो हल्के हो चुके हैं। दर्जा हरारत की बात करूं तो आज ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 35 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है, जबकि कम से कम दर्जा हरारत 24 से 25 डिग्री रिकॉर्ड किया गया है। सुबह के वक्त हवा में नमी का तनासुब 81% रिकॉर्ड किया गया था, जबकि मौजूदा टेम्परेचर की बात करें तो वो 33 डिग्री सेंटीग्रेड जो है वो रिकॉर्ड किया गया है। इसके साथ ही मौसम जो है वो सितंबर का आगाज़ हो चुका है और हब्स जो है वो भी इस वक्त कम है। जी शुक्रिया सुहेरा आपका मौसम के बारे में बताने के लिए, और उम्मीद करते हैं कि अब जो तब्दील हो रहा है मौसम तो वो लोगों में भी कुछ तब्दीली जो है वो लेकर आए, चाहे उनके किस्मत तब्दील हो, चाहे उनका कारोबार में तरक्की हो, तो या कोई रिश्ते जो हैं उनके मजबूत हो, तो तब्दीली जो है वो आए और मुस्बत तब्दीली की उम्मीद जो है वो हम रखते हैं। अच्छा सर, इसी के साथ आपसे बात हो रही थी डिजिटल मार्केटिंग की, तो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन जिसे SEO भी कहते हैं, ये क्या चीज़ है और इससे लोग किस तरीके से फ़ायदा उठा सकते हैं? बेसिकली जैसे मैंने आपको अभी स्टार्टिंग में बताया था कि जैसे ही इंटरनेट पब्लिकली एक्सेसिबल हुआ था लोगों को, तो साथ डिजिटल मार्केटिंग का आगाज़ हो गया। उसके बाद फिर प्लेटफॉर्म्स आते रहे। 1994 में याहू सर्च इंजन आया। तो जब सर्च इंजन आया तो लोगों ने अपने आप को ऑनलाइन करना शुरू कर दिया, कंपनीज़ ने अपनी वेबसाइट पोर्टफोलियोज़ बनाना शुरू कर दिए। बेसिकली इंटरनेट की ज़रूरत ही हमें इसलिए पड़ी थी कि हम वर्ल्ड वाइड लोगों को एक्सेस कर सकें, तो वो पॉसिबल हुआ। सर्च इंजन्स आने की वजह से ज़्यादा अच्छा पॉसिबल हो गया, लोग उस तक पहुँचने लग गए, सर्च करने लग गए। तो यहाँ से जो ये सर्चिंग एरिया है ना, यहाँ से SEO का जन्म हो गया। SEO स्टैंड फॉर सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। तो कुछ भी जो स्कैटर्ड हो वो ऑप्टिमाइज़ हो जाता है, मतलब आपकी जो सर्चेज़ हैं वो हम इस हद तक उसे ऑप्टिमाइज़ करके दिखाएं लोगों को आप, कि जब लोग सर्च करें द बेस्ट होटल नियर मी तो वो आपका होटल आना चाहिए। जब वो करें सर्च द बेस्ट फूड इन द मुल्तान तो वो आपका फूड होना चाहिए। यानी हम अपना वो एक डिजिटल मार्केटिंग के सेंस में कहते हैं यार हम टॉप पर होने चाहिए। जी, जब आप गूगल पे सर्च करें तो हमारा जो है ना वो हाँ जी, हम जो है ना सबसे टॉप पर हो। हम हैं ये इट्स अ पार्ट ऑफ डिजिटल मार्केटिंग। ओके, डिजिटल मार्केटिंग की बेसिकली 5 कोर्स हैं, उनमें से एक ये कोर है SEO। हाँ, SEO इज़ द बिग एंड मेजर कोर। लोग इस पर प्ले कर रहे हैं अपनी पूरी लाइफ, वो मिलियन ऑफ डॉलर्स कमाते हैं सिर्फ SEO पर। बड़ी से बड़ी कंपनी को भी SEO की ज़रूरत है, छोटी से छोटी कंपनी को भी। ये किस तरह सीख सकता है बंदा? यही तो मैं चीज़ बता रहा हूँ कि अब एक मार्केटिंग का लड़का है, वो बेचारा कहीं जाके जो है वो इस वक्त जो है वो परेशान हो रहा है कि यार मैं मार्केटिंग के लिए सीखूं कुछ इस तरह। तो वो ये इसके ऊपर अभी बात करते हैं। हमारे साथ लाइव सूरत हाल हम बताएंगे सैलाब के हवाले से। हमारे साथ मौजूद हैं हमारे रिपोर्टर ज़ुहैब बुखारी, जो कि इस वक्त लाइव हमारे पास मौजूद हैं सैलाब वाले एरिया से। ज़ुहैब, क्या हालात हैं और कितना पानी जो है वो आ चुका है और अभी तक किन किन लोगों ने विज़िट किया है मुल्तान? हाँ, बहुत शुक्रिया सलमान। इस वक्त हम हेड मोहम्मद वाला के मकाम पर मौजूद हैं और सैलाब की जो सूरत हाल है वो बदतरीज
जो है वो संगीन होती जा रही है। और हेड मोहम्मद वाला के मकाम क्योंकि इस वक्त बड़ी इम्पॉर्टेंट हो चुका है ये मकाम, क्योंकि आपसे कुछ ही देर कबल आपसे यहाँ पर जो डिप्टी कमिश्नर मुल्तान है, कमिश्नर है, CPO हैं, उन्होंने भी जो है वो यहाँ का विज़िट किया है। और आपसे कुछ ही लम्हों के बाद या कुछ ही देर के बाद चीफ मिनिस्टर पंजाब मरियम नवाज़ जो है वो यहाँ से जो है वो गुजरेंगी और हेड मोहम्मद वाला के मकाम पर जो है वो ब्रीफिंग पॉइंट जो है वो बनाया गया, उनको सैलाब की सूरत हाल के हवाले से ब्रीफ किया जाएगा और वहाँ पर उनकी जो कश्ती है, जो बोट है, वो भी पहुँचा दिया ताकि वो सैलाबी इलाकों का, सैलाबी बस्तियों का जो है वो दौरा भी कर सके। मेरा कैमरामैन अगर आपको दिखा सके तो कुछ ही फासले पर जो है ये गरे वाला चौकी के पास ही ये पॉइंट जो है वो बनाया हुआ है और इंतज़ामिया के जो अफसरान हैं वो यहाँ पर जो है वो गुजर रहे हैं। बताया जा रहा है कि वज़ीर आला के हमरा IG पंजाब होंगे, चीफ सेक्रेटरी पंजाब होंगे, कुछ सूबाई वज़रा भी जो है वो उनके साथ होंगे। तो सैलाब जो है वो इस वक्त आ रहा है और अगर हम तरीमों के हवाले से बात करें तो तरीमों के मकाम पर जो पानी का बहाव है उसमें जो है वो कुछ कमी इस वक्त हमें जो है वो देखने में आ रही है। जो कुछ रोज़ कबल 5.5 लाख क्यूसेक था, अब वो कम होकर 3,45,000 का जो रेला है वो गुजर रहा है। तो इसी रोड से चंद ही फासला आगे की अगर हम बात करें तो वहाँ पर ब्रीचिंग पॉइंट बनाया गया है। जो बारूद है वो उसकी तनसीब भी जो है वो वहाँ पर कर दी गई है, क्योंकि अभी डिसीजन होना है अगर पानी का रेला जो है वो बेकाबू हुआ तो उसको जो है वो ब्लास्ट कर दिया जाएगा ताकि शहरी आबादी को जो है वो बचाया जा सके और देहातों की जानिब पानी को जो है वो या बेट के इलाकों में पानी को जो है वो कर दिया जाए। अच्छा ज़ुएब ये बताओ कि इस वक्त हम देख रहे हैं कि जो रास्ते हैं वो भी बंद किए गए हैं, तो ये रास्ते जो हैं वो कहाँ से बंद किए गए हैं और किन किन लोगों को जाने की इजाज़त है? देखिए रास्ते जो हैं वो बंद कर दिए गए हैं, किसी को भी जाने की इजाज़त जो है वो नहीं है। हेड मोहम्मद वाला रोड की तरफ जाने वाले जितने भी रास्ते हैं उनको बंद कर दिया गया है। अगर आप सईदा वाले बाईपास की तरफ से आ रहे हैं तो ये रास्ता भी आपको जो है वो अवान चौक के करीब बंद मिलेगा। अगर आप मुजफ्फरगढ़ वाली तरफ से आ रहे हैं, रंगपुर से आ रहे हैं या लिया की तरफ से आ रहे हैं तो भी आपको रास्ता जो है वो बंद ही मिलेगा, क्योंकि रास्ते की जो डाइवर्शन है वो भी कर दी गई है। अगर जिन्होंने मुल्तान से मुजफ्फरगढ़ जाना है, लिया जाना है या रंगपुर जाना है या कोट अदू जाना है तो वो शेर शाह पुल का रास्ता जो है वो अपनाएंगे। उसके साथ साथ अगर हम बात करें कि अगर किसी ने मुजफ्फरगढ़ से आना है तो भी वो शेर शाह पुल के वे को जो है वो यूज़ करेंगे। तो ये सूरत हाल जो है वो इस वक्त जारी है। तो बाकी जो इनखला इस वक्त किया जा रहा है, जो बस्तियों में लोग फंसे हुए हैं, क्योंकि अभी भी इंतज़ामिया के लिए ये चैलेंज है कि जो लोग फंसे हुए हैं, क्योंकि लोगों के लिए खासकर अपने घरों को छोड़ना जो है वो बहुत मुश्किल है, लेकिन इंतज़ामिया बाज़ीद है कि किसी भी कीमत पर लोगों को जो है वो बाहिफाजत हमने बाहर जो है वो निकालना ताकि किसी भी किस्म के जानी नुकसान से जो है वो बचा जा सके। कल जब मेरी SP कैंट कायनात अजहर से बात हो रही थी तो जब मैंने उनसे पूछा कि ख़वातीन को उनके घरों से निकालना कितना मुश्किल है तो उन्होंने बताया कि जो ख़वातीन हैं उनके लिए बहुत मुश्किल है अपने घरों को छोड़ना, और इस इलाके के जो लोग हैं वो क्योंकि कल्चरल बैरियर्स ऐसे हैं जिनकी वजह से हमें उनको मनाने में भी बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। तो इस वक्त जिस मकाम पर हम मौजूद हैं ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 2 पॉइंट बनाए गए हैं, एक शेर शाह पुल और एक हेड मोहम्मद वाला को ब्रीचिंग पॉइंट के हवाले से। अब देखना यह है कि आइंदा घंटों में सूरत हाल क्या हो सकती है, लेकिन मुल्तान की हदूद में सैलाब दाखिल हो चुका है, झोंकवैंस की हदूद में से दाखिल होना है मुल्तान में। तो इस वक्त अच्छा ज़ुएब ये बताओ कि कितना एरिया जो है सैलाब का पानी, ज़ुएब ये बताएं कि कितना एरिया पर सैलाब का पानी जो है वो एंटर हो चुका है अभी तक? देखिए झोंकवैंस के मकाम से जो है वो पानी ने एंट्री दे दी है और अगर हम आगे आएँ तो फिर अभी क्योंकि पानी का फ्लो कुछ ज़्यादा नहीं है, लेकिन हमने देख रहा कि 1-2 फुट तक पानी जो है वो अभी तक बस्तियों में दाखिल हो चुका हुआ है और बहुत सी बस्तियां जो हैं वो ज़ेर आब भी आ चुकी हैं, क्योंकि पानी तरीमों के मकाम से जो है वो सुस्त रवि का शिकार है, सुस्त है, जिसकी वजह से जो एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि 8 लाख क्यूसेक का रेला जो मुल्तान को टच करेगा। कितना फुट पानी जो है आ चुका है इस वक्त? ये बताएं कि कितना फुट पानी जो है इस वक्त मौजूद है मुल्तान की हदूद के अंदर? देखिए इसका अंदाज़ा लगाना जो है वो अभी कबल अज़ वक्त है कि कितना फुट जो महकमा आपाशी है उसकी जानिब से भी
जो फिगर्स हैं जो बताए गए थे, तो वो भी अभी कुछ ही देर में क्लियर हो जाएंगे कि कितना फुट पानी जो है वो आ चुकी, क्योंकि इस वक्त तक मीडिया को भी जो है वो अभी उस पॉइंट से जो है वो दूर रखा गया है, क्योंकि वज़ीर आला मरियम नवाज़ ने जो है वो यहाँ का विज़िट करना है। तो जब हम वहाँ जाएंगे, वहाँ की सूरत-ए-हाल देखेंगे और ये भी पता करेंगे कि वज़ीर आला को क्या ब्रीफिंग जो है वो दी गई है इंतज़ामात के हवाले से, इक़दामात के हवाले से, कितना पानी आ चुका है, कितना पानी आ सकता है, आने वाले 3 से 4 दिन कितने इंपॉर्टेंट हैं, इसका जो फैसला है वो आने वाले चंद घंटों में हो जाएगा। ओके, शुक्रिया ज़ुहैब, बहुत बहुत शुक्रिया तफसीलन बताने का। और इसी के साथ साथ वक्त हुआ एक ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, हमारे एक सहाफ़ी भाई हैं हसनैन ख़ान रिंद साहब, उनकी आज साहबजादी जो हैं हादिया हसनैन 2 साल की हो चुकी हैं। उनको हम तहे दिल से हैप्पी बर्थडे कहते हैं और उम्मीद करते हैं कि वो आगे बढ़ें और जब वो बड़ी हों तो अपने माँ बाप का नाम जो है वो रोशन करें। हैप्पी बर्थडे। अच्छा सर, ये बताइएगा कि हम SEO की बात कर रहे थे, अभी एक कॉलर लाइन पर मौजूद हैं। जी, कौन और कहाँ से? जी, मैं नाइमा बोल रही हूँ कबीरवाला से। जी नाइमा जी, मैं आपके गेस्ट से पहले तो एक क्वेश्चन करना चाहूँगी, वो ये कि घर बैठे ऑनलाइन किस तरीके से आसानी से पैसे कमाए जा सकते हैं, कोई शॉर्ट और आसान सा तरीका बता दें। और दूसरा, ये जो आप प्रोग्राम करते हैं ना, तो वो हम देखते हैं तो हमारे इलाके में भी गटर के बड़े ही इशू हैं, तो हम चाहते हैं आप हमारे इलाके में भी आएँ और प्रोग्राम करें। और तीसरा ये कि जब आप ग्लासेस लगाते हैं तो अच्छे लगते हैं। अल्लाह जी, शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। इंशाल्लाह जी ज़रूर। आप अपना जो एड्रेस है वो हमारे PCR को नोट करवा दें और उसके बाद इंशाल्लाह जो हमारी टीम है वो आपके इलाके में पहुंचेगी और आपके जो भी मसाइल हैं उनको उजागर करेंगे। अच्छा सर, बात कर रहे थे हम SEO की और साथ साथ हमारे साथ जो हमारी मोहतरमा कॉलर साहिबा थी, उनका भी एक सवाल था कि हम किस तरीके से आसानी से, ख़ास तौर पर ज़ाहिर फीमेल हैं तो फीमेल के लिहाज से बताएं कि किस तरीके से वो कमा सकती हैं। बहुत अच्छा सवाल है ये, सबसे एक आसान सवाल है। आज के इंटरनेट की दुनिया के अंदर जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि हर बंदा चाहता है कि वो कमाए, और ये इंटरनेट ने पॉसिबल किया है। इंटरनेट ने इस चीज़ को आवाम से अब दूर नहीं रहने दिया। अब तो आप चाहे घर बैठे हैं, चाहे आप घर से बाहर हैं, चाहे आप ट्रैवलिंग कर रहे हैं, यू कैन अर्न मनी फ्रॉम द इंटरनेट। तो अब तो इंटरनेट बहुत ही पॉपुलर चीज़ हो गई है। जो जितनी मेरी माएँ बहनें घर बैठी हैं, ये बहुत ही आसान तरीका है इनका कमाने के लिए कि कोई भी अपना जिस चीज़ में जो काम इनको आता है, जो ये घर बैठकर कर सकते हैं। लेट्स सपोज किसी को स्वेटर बनाने आते हैं, कि कोई ऑनलाइन अपने कपड़े बेच रहा है, कोई ऑनलाइन शूज़ बेच रहा है, कोई ऑनलाइन ज्वेलरी का बिज़नेस कर रहा है, तो ये अपने घर बैठकर बड़े बाइज़्ज़त तरीके से अपना वेबसाइट बनाकर एक 5-10 हज़ार रुपये की वेबसाइट बन जाती है अगर आपको बनानी नहीं आती। अच्छा। या और कभी कभी तो ये वेबसाइट आप लोग तो 25-30 हज़ार रुपये चार्ज गलत कर देना सर, क्योंकि वो हमें इसलिए चार्ज कर रहे होते हैं, हमें पता नहीं होता। आज मैं आपके नेटवर्क से ही बताना चाहता हूँ कि शॉपिफाई पे अगर आप लोग वेबसाइट बनाते हैं तो $1 की बनती है, ओनली 280 रुपीज़ की। 280 रुपीज़ की? आपके पास 280 रुपये होने चाहिए तो आप अपना कारोबार शुरू कर लेंगे। अच्छा, तो ये 280 रुपये से आपका कारोबार शुरू होगा। अच्छा, एक बात बताऊं, मैंने बड़े लोगों का इंटरव्यूज किया मगर अभी तक हकायक किसी ने ये चीज़ नहीं बताया, क्योंकि आवाम जो है ना वो यही हकायक जानना चाहती है, यार हमारे पैसे कितने, हर बंदे का अपना ही रेट है। अब देखिए ना, आप 10,000 रुपये अगर आपकी जेब में, तो 280 रुपये से आप ऑनलाइन हो जाएंगे। ठीक है, 280 रुपये से आप पूरी दुनिया में एक्सेसिबल हो गए हैं। ओके, ये आपको और क्या चाहिए। और 3 महीने तक आपने और कुछ नहीं पे करना, 3 महीने तक 280 ही पे करना है। 3 महीने के बाद वो आपसे चार्ज करेंगे, वो भी तब जब आपका बिजनेस चल पड़ेगा। ठीक है, 280 रुपये देकर आप ऑनलाइन हो। आप जो भी प्रोडक्ट आपके पास आसपास अवेलेबल है, कबीरवाला की कोई खास बात होगी, कोई खास एक चीज़ होगी जो मशहूर होगी, जैसे मुल्तान का सोन हलवा है, सोन हलवा इंपोर्ट हो रहा है, एक्सपोर्ट हो रहा है, पूरी दुनिया में जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल इसी तरह कबीरवाले की भी कोई खास बात होगी तो आप वो अपने इलाके की खास बात बेच सकती हैं पूरी दुनिया में। आप अपने इलाके को मेंशन कर सकती हैं। आपके पास 100 रास्ते हैं चीज़ों को करने के। आप सिर्फ हिम्मत करें, अज़म करें, और आपको देखें, आपको इंटरनेट ने बहुत आसान रास्ता दे दिया। आप कुछ भी ना करें, आप फेसबुक पर अपना ऐड लगाएं, इंस्टाग्राम पर ऐड लगाएं अपना, उस ऐड से लोग आपकी वेबसाइट पर जाएंगे और वहाँ से वो परचेजिंग करेंगे। ज़ाहिरी बात है, आपकी उस परचेजिंग के अंदर आपका ऐड बजट भी शामिल होगा और आपका प्रोडक्ट का बजट भी शामिल होगा। तो मेरे पास ऐसे बहुत सारे केसेस हैं जिन लोगों ने कुछ ना करके भी बहुत कुछ बना लिया, सिर्फ उन्होंने स्टार्ट किया है।
जैसे कि एक रिसेंट केस है, वो एक हमारे एक जानने वाली हैं, उन्होंने कहा जी मैं क्या काम करूं, उन्होंने एक अपने पेज का नाम रखा पटोला, इट्स अ पंजाबी नेम पटोला। उस पर उन्होंने क्या बेचा, वो जो पुराने ज़माने की पोनियाँ नहीं बांधा करती थी औरतें, प्रांदे या प्रांदे, तो उन्होंने वो प्रांदों का बिजनेस शुरू कर दिया, उसके ऊपर नाम रखा पटोला। तो इसका मतलब ये हुआ कि वो जो बिजनेस है वो देखें अट्रैक्ट कर रहा है नेटिव को। आपके पंजाबी एरिया में जो आप बिजनेस करेंगे तो पंजाबियों को अट्रैक्ट करेगा कि यार पटोला ठीक है, और ये ऐसा नाम है जो याद रह जाएगा, इसे याद नहीं करना पड़ेगा। मार्केटिंग हो रही है, मार्केटिंग यूं हो रही है। उसके बाद जब वो ऐड लगाएंगे तो जाहिर बात है ऑटोमेटिकली प्रोडक्ट पे चीज़ पैसे लोग तो आएंगे, और वो बेच कितने का रही है, 1000 रुपीज़ का। अच्छा, ये तो फिर मेरे ख्याल से इंग्लैंड, कनाडा और हर कंट्री के अंदर जा रहे होंगे। आप हर जगह इसे सेल कर सकते हैं। आप पाकिस्तान में करना चाहें आप पाकिस्तान में कर सकते हैं, आप यूके में करें, यूएस में करें, आप जिधर मर्जी चाहें, कोई बैरियर नहीं है इसका। ये तो जी बहुत अच्छी बात की है कि जी जो हमारे कॉलर हैं उनको अब शायद ये चीज़ पता चल गई होगी कि आप यहीं से बैठकर इजीली कोई आसानी से 280 रुपये में अपनी वेबसाइट बनाएं, और उसके बाद इसे इसे मार्केट आपने बताया था भी कि मार्केटिंग इसे बूस्ट भी चाहिए होता है एड्स को लगाने के लिए, तो वो एड्स के ऊपर कितना खर्चा होता है? सर बेसिकली एड्स के ऊपर एज सच कोई खर्चा नहीं होता है। एड्स के ऊपर हमारा डिपेंड करता है कि हम लोग किस एरिया को टारगेट कर रहे हैं। इफ़ यू आर टारगेटिंग इन पाकिस्तान, अगर आप पाकिस्तान को टारगेट कर रहे हैं तो फिर तो आप अगर 1000 रुपीज़ पर डे खर्च करते हैं तो 1000 रुपीज़ के अंदर आप लोग 10,000 15,000 रुपए के ऑर्डर्स रिसीव कर लेते हैं जो आपके पास आ चुके होते हैं। अब आप 15,000 रुपए की सेल कर रहे हैं और 1000 रुपए तो सिर्फ आपके लग रहे हैं, तो 14,000 रुपए तो आपके पास आ रहे हैं ना। उस 14,000 में से 30%, 50%, 25% वो आपका बजट। अच्छा, ये लोग मिलेंगे कहाँ जो एड्स हम जिनसे बनवा कर लगवा सकते हैं? आपने किसी के पास नहीं जाना। अच्छा, आपने कैनवा खोलना है गूगल के ऊपर, कैनवा के ऊपर टेम्पलेट फ्री है सारे। आपने अपनी वीडियो डालनी है, वहाँ पे वीडियो बनाए, आपने अपनी इमेज डालनी है, वहाँ पे इमेज बनाए। आपको कुछ नहीं करना आता, आपको कैनवा खोलना नहीं आता, आपके पास कुछ नहीं है, आप चैट जीपीटी खोलें, चैट जीपीटी तो सबके पास होगा। अब गूगल से ज़्यादा चैट जीपीटी चल रहा है। आप गूगल पर चैट जीपीटी पे जाकर लिखें कि मुझे मेरा कारोबार ये है और मुझे इसके मुताबिक एक तस्वीर बना दें प्यारी सी, मैंने मार्केटिंग करनी है। विद इन अ नैनो सेकंड चैट जीपीटी आपको तस्वीर बना के दे देगा रेडीमेड, जो आप उठाकर अपने सोशल मीडिया के पेज पर डाल देंगे। बस वहाँ से आप उससे पूछें चैट जीपीटी से कि जी मैंने इस पे इस इलाके को टारगेट करना है, कितने पैसे लगेंगे। चैट जीपीटी आपको बजट बता देगा। ओके, आप उससे पूछे मैं किन किन लोगों को टारगेट कर सकता हूँ, ये कौन कौन खरीदेगा, चैट जीपीटी आपको लोगों की टारगेट बता देगा, इन लोगों को टारगेट। फिर ये हमने फिर गूगल पे डालना है? नहीं, फिर आप फेसबुक पर अपनी तस्वीर अपलोड करेंगे, वहाँ पर आप जैसी पेज बना के तस्वीर अपलोड करते हैं, वहाँ पे आपको एक ऑप्शन नजर आता है बूस्ट ऐड का। आप उस बूस्ट ऐड को क्लिक करेंगे, अपना कार्ड लगाएंगे और जो चैट जीपीटी सेटिंग बताइए सेम एज इट इज उधर कॉपी पेस्ट करेंगे और उसे सेल करेंगे। जी, ये सबसे आपने आसान तरीका बता दिया सबको कि इससे आसान तरीका नहीं है कि जो हम लोगों के पीछे भागते दौड़ते हैं ना कि यार ये हमारी ऐड को बूस्ट करवा दें या आप ये हमारा डिजिटल प्लेटफॉर्म बनवा दें। ले जी, आप मेरे ख्याल से जो इन्होंने अब चीज़ बताई है 1000 रुपये वो हो गया, और 280 रुपये की वेबसाइट, तो 1000 और 280 यानी कि 1300 रुपये में आप बैठे बिठाए अपना कारोबार जो है वो स्टार्ट कर सकते हैं। ये आज पहली दफ़ा जो है मुझे भी पता चला है कि आप 1300 रुपये में एक अच्छा कारोबार जो है वो इजीली कर सकते हैं। और 1300 रुपये मेरे ख्याल से हर किसी की जेब के अंदर होते हैं। ये स्टूडेंट भी कर सकता है, बिल्कुल, ये जो घर रहती हुई ख़वातीन है वो भी कर सकती हैं, और जो लोग अपना कारोबार को बढ़ाना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं। अच्छा, इसके ऊपर बैलेंस चेक भी रख सकते हैं, तो बैलेंस चेक करने के लिए किस तरीके से हमें इसके ऊपर देखना होगा कि हाँ ये ऑर्डर रिसीव हो रहे हैं या हमें ये। अच्छा, एक बहुत अच्छी बात है कि जो मैंने आपको बताया 280 रुपये में हम एक ऐसी वेबसाइट बना रहे हैं शॉपिफाई पर जो आपका बिजनेस ऑनलाइन कर रही है, तो उसने एक बहुत अच्छी एक सबसे अच्छी बात उसकी खूबसूरत बात ये है कि उसने उसमें कैलकुलेटर्स भी दे दिए हमें। उसमें उसने हमारा बिजनेस एनालाइज भी कर दिया हमें हमारे बगैर कहे ना। अब जब ऑर्डर्स आ रहे हैं ना, वो बिजनेस हमें बता रहा है, वो वही वेबसाइट हमें बता रही है कि कितने ऑर्डर्स आपको रिसीव हुए हैं, कितने आपने सेल बना ली है, कितना आपका रेवेन्यू है, कितनी आपकी कॉस्टिंग है, सारा कुछ वो निकाल के दे रहा है। हाँ जी, वो आपका एक अकाउंटेंट भी है। आपको अकाउंटेंट रखने की जरूरत नहीं है। अच्छा, उसमें बैंक अकाउंट देना पड़ता है हमें साथ ही जहाँ पे पैसे रिसीव हो? नहीं, आपको ऐसा कुछ नहीं करना। अगर तो आपका बैंक अकाउंट है तो आप दे देंगे, अगर आपका बैंक अकाउंट नहीं है तो वहाँ आप अपना मेथड लगा देंगे, जैज कैश नंबर ये, इजी पैसा नंबर ये है। अगर आपका ये असूल है कि प्रोडक्ट से पहले आपने पैसा लेना है कस्टमर से, तो आप वहाँ से एडवांस बुकिंग कर सकते हैं। नहीं तो कैश ऑन डिलीवरी चल रही है आजकल, तो वो आपको COD का भी वो ऑफर दे देगा शॉपिफाई, तो लोग वहाँ से आपको COD करेंगे और आपका प्रोडक्ट उनके पास पहुँचेगा, कुरियर कंपनी उनसे पैसे लेकर आप तक पहुँचाएगी। सर, ये तो आपने बिल्कुल ही आसान कर दिया कि जो एक क्वेश्चन लोगों में थी, जो लोगों का असल सवाल था, बिल्कुल आज उसका जवाब जो है वो हम दे चुके हैं जी।
और वक्त हुआ एक ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। अच्छा सर, ये बताइएगा कि अब छोटे कारोबार जो हैं वो उसको हम मज़ीद किस तरीके से बेहतरी उसमें ला सकते हैं? सर छोटे कारोबार जो होते हैं ना, आपका जो भी कारोबार है, छोटा है चाहे बड़ा है, आप लोगों की फ़िज़िकल अपीयरेंस है अगर, तो आप गूगल माई बिज़नेस पर जो है प्रोफाइल बनाते हैं अपनी, और इसको कहते हैं हम लोकल एसईओ कहते हैं हम इसको ना, अपनी टर्म्स में कहते हैं हम लोग उसको। तो वो लोकल एसईओ ये किरदार अदा करती है कि जब लोग उस चीज़ के बारे में सर्च कर रहे होते हैं, सर्च आउट कर रहे होते हैं उस चीज़ की बेस्ट मिठाई और बेस्ट एनीथिंग, जब जो चीज़ वो लेना चाहें तो उसकी रिकमेंडेशन में आप आ जाते हैं। आज के दौर में एक चीज़ बहुत अच्छी जो आपको अभी तक वो भी मेरे ख्याल से लोग उसके बारे में ज़्यादा बात नहीं करते, एक एसईओ है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, जो आज तक चलता आ रहा था, लेकिन जब एआई ने स्पीड अप किया अपना मामला तो अब एक नई टर्म्स बन गई हैं जिसको हम कहते हैं जीएसओ, उसे कहते हैं जीनियस सर्च ऑप्टिमाइजेशन। अच्छा, जीनियस सर्च ऑप्टिमाइजेशन पे भी बात करेंगे। कॉलर हमारे साथ मौजूद है। जी, कौन और कहाँ से? जी, आवाज़ नहीं आ रही आपकी। अब मेरा नाम अब्दुल हमीद है। सर आपकी आवाज़ कट रही है। हेलो। अच्छा, सिग्नल का मसला है इसलिए कट रही है ना। जी, सलाबी एरिया से बात कर रहे हैं आप? मैं हिंदर खान से बात कर रहा हूँ। हाँ जी, फरमाएं। अच्छा, अभी आवाज़ कट रही है। अभी सलाबी सूरत हाल से जो है वो हमारे रिपोर्टर गौहर रहमान शेख जो है वो हमें आगाह करेंगे। जी गौहर, बताइएगा क्या सूरत हाल है इस वक्त? पानी इस वक्त पूरे तरीके से मुल्तान में दाखिल हो चुका है और इस वक्त हम मुल्तान के हेड मोहम्मद वाला से 15 किलोमीटर अंदर मौजूद हैं और ये चनाब चौक का इलाका है जहाँ पर जो लोग हैं वो अपना मकानात को खाली कर रहे हैं और पंजाब पुलिस के जो जवान हैं वो भी इनखला में मदद करते हुए दिखाई दे रहे हैं। जो भी सामान है, ज़रूरी सामान है, उसको यहाँ से उठाया जा रहा है और लेकर जाया जा रहा है। लोगों की कोशिश यही है कुछ ना भी हो, कम से कम वो जो साल भर की गंदुम अपनी जमा करते हैं उसको बचा ले। तो पंजाब पुलिस के जो जवान हैं वो उसके साथ उठाते हुए दिखाई दे रहे हैं। कटाव आपको दिखाते हैं किस कदर शदीद है कि बढ़ता जा रहा है। ये देखें, ये कटाव के मामलात है और ये घर देखें, इसका एक कमरा जो है आप ये देख से छोटा सा कमरा बनाया था स्टोर नुमा, ये मुकम्मल तौर पर पानी के दरमियान में आ चुका है और यहाँ पर दब चुका है। ये घर का हिस्सा हुआ करता था लेकिन अब ये दरियाई कटाव का नज़र हो गया है। ये देखें कि कटाव कितना शदीद है। जिस जगह पर हम खड़े हुए हैं ये भी आपको दिखाते हैं कि ये जगह यहाँ से खाली होना शुरू हो गई है और ये ज़मीन वहाँ तक थी जो अब नहीं बची है। आप ये देखें, ये इसके मामलात हैं और ये शदीद किस्म का कटाव है और कितना ज़्यादा है कि पानी अंदर जा रहा है और अंदर से लग रहा है कि कुछ देर बाद अब से कुछ देर बाद ये वाला जो घर है ये यहाँ पर मौजूद नहीं होगा। हम बात करते हैं, आप बताएं, ये तो बड़ा आपका घर था, ये अब इतना जो है पानी के अंदर आ गया है, कहाँ जा रहे हैं? कोशिश कर रहे हैं कि कुछ गंदुम बचा लें, इसके ऊपर गुजर बसर करेंगे। बस जी कोशिश करके जो चीज़ हम बचा सकते हैं वो अपना कोशिश करके निकाल रहे हैं, लेकिन ये कि पानी की समझ नहीं आ रही कि पीछे क्या पानी है और ये इसने तो काफ़ी नुकसान कर दिया। बता रहे हैं कि पानी और भी है तो अंदेशा है कि बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। सूरत हाल ये हर गुजरते वक्त के साथ जो है वो गंभीर होती हुई दिखाई दे रही है। कटाव के बाइस लोगों को बड़ी मुश्किलात का सामना है और रोही की टीमें इस वक्त पूरी तरीके से फील्ड में मौजूद है, लोगों के मसाइल भी बता रही हैं और जिस तरह से इदारे काम कर रहे हैं उसको भी रिपोर्ट करते हुए दिखा रहे हैं। जी शुक्रिया गौहर, अपना ख्याल रखिएगा क्योंकि कटाव के साथ साथ जो रिपोर्टर्स हजरात हैं जितने भी उनको भी अपना ख्याल रखना चाहिए कि उन्होंने वहाँ पर अपने आप को सेफ़ रखना है, तभी जो है वो रिपोर्टिंग जो है वो सही की जा सकेगी। अच्छा सर, इसके साथ ये बता रहे थे आप एक नया टूल जो आया हुआ है। हाँ जी, जीनियस सर्च ऑप्टिमाइजेशन जिसको हम कहते हैं। अब आपने देखा होगा कि लोग अब गूगल पर सर्च करते हैं तो साथ साथ वो चैट जीपीटी पे भी सर्च करते हैं। वो एआई को इस्तेमाल कर रहे हैं अपनी सर्चिंग टूल के तौर पर। एआई ने घंटों का काम सेकंड्स में कर दिया है कन्वर्ट, तो ज़ाहिरी बात है वो उस पर ही देख रहे हैं।
तो जो जीनियस सर्च ऑप्टिमाइजेशन है वो ये है कि आपका बिज़नेस जो है वो एआई के ऊपर रजिस्टर्ड होना चाहिए। अगर आप रजिस्टर्ड हैं तो इट इंक्रीज़ 100%। एआई पे किस तरह रजिस्टर्ड? एआई पे रजिस्टर्ड इस तरह होते हैं कि आप चैट अपने बिजनेस के ऊपर जब आप वेबसाइट अपनी बनाते हैं तो उसके अंदर जो कंटेंट आप राइट अप करेंगे वो कंटेंट बिल्कुल ही कंटेंट यूनिक होना चाहिए और कंटेंट के अंदर आपके काम का झलक होनी चाहिए कि भी मेरा काम किससे रिलेटेड है, वो आपकी बात कंप्लीट होनी चाहिए उसके अंदर। एआई उसको ऑटोमेटिकली डिटेक्ट करता है कि जब हम सर्च करते हैं बेस्ट फूड इन मुल्तान या बेस्ट फूड इन पाकिस्तान, तो एआई उस बेस्ट फूड से रिलेटेड जितने भी लोगों ने क्यूरीज लिखी होती है उन सबको सर्च करता है, उसमें से जिसकी सबसे अच्छा राइटअप होता है उसको रिजल्ट में शो कर देता है। वहाँ से आपका कस्टमर आपके साथ इंटरेक्ट होने लग जाता है। अब आजकल जितनी भी हैं, होटल बुकिंग्स हैं, फूड है, आपका ई कॉमर्स का बिजनेस है, कुछ आप बेच रहे हैं, लोग एआई से आपका रिकमेंडेशन ले रहे हैं, लोग एआई को ही चला रहे हैं, लोग एआई से ही पूछ रहे हैं, उस पर वो बिलीव करते हैं। तो ये भी एक एसईओ की टर्म है जो आगे जाकर ये मतलब एडवांस है एसईओ के अंदर, जो अब आजकल कंपनीज और बिजनेसेस ले रहे हैं सर्विसेज। अच्छा, पाकिस्तान के लिहाज से बात कर रहे थे, ये तो पूरी दुनिया के लिहाज से बात की ना। पाकिस्तान के अंदर क्या चीज़ें हैं जो कि चल रही हैं? जैसे एसईओ है वो पाकिस्तान में ऑपरेट करती है, मगर क्या उसे मज़ीद बेहतर बनाने की कोशिश की जा रही है या उसी एक ही चीज़ को पकड़कर लाई लग की तरह एक कौम जो वो पीछे चल रही है? सर अभी तक तो हम लोग लाई लग ही बने हुए हैं, क्योंकि हम लोगों को ये चीज़ आई नहीं करना, कभी हम लोगों ने सीखी ही नहीं। लेकिन मैं ये उम्मीद करता हूँ कि हम पाकिस्तानी नेशन, हमारे पास किसी चीज़ की कमी नहीं है, हम लोग इंशाल्लाह इसमें कुछ ना कुछ अच्छा कर लेंगे। अभी एसईओ की एडवांसमेंट यही है, ये चैट जीपीटी का जो मैंने आपको बताया ये पूरे वर्ल्ड वाइड नहीं है, ये पाकिस्तान के लिए भी बहुत ज़रूरी है और पाकिस्तान में चल रहा है ये काम सारा। अच्छा, इसके साथ साथ आवाम को क्या मैसेज देना चाहिए? आवाम को सर मेरी तरफ से मैसेज ये है सिर्फ कि वर्क हार्ड, वर्क स्मार्ट, और आप कर सकते हैं। आपने ये नहीं देखना कि आपके पास वसाइल कम हैं या ज़्यादा हैं, आप एक इंटरनेट की दुनिया के अंदर हैं और इंटरनेट आपके लिए खुला हुआ है। आपको कोई चीज़, कोई शख्स, कोई पर्सन आपको कमाई करने से रोक नहीं सकता, और यूटिलाइज़ करें टेक्नोलॉजी को पॉजिटिव वे में, ना कि नेगेटिव वे में। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हम भी उम्मीद करते हैं कि इंटरनेट का मुस्बत इस्तेमाल जो है वो आवाम को बेहतर आगाही फराहम करने के अंदर जो है वो साबित होगा। अब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।